मैं एक बड़ी बीमारी में उलझ गया, क्योंकि चटोरा था, खाने पीने का बड़ा शौक था। तो बड़ी बीमारी हो गई, किडनी दोनों खराब हुई मेरी। जब मैं ठीक हो गया तो मैंने कसम खाई कि यार बीमार नहीं पड़ूंगा आज के बाद, क्योंकि बीमारी का बहुत दुख देखा मैंने। बीमारियां हमें जबरदस्ती मेहनत कर करके कमानी पड़ेगी। रेकी है क्या, दर्शकों को अगर समझाना चाहे, और कैसे ये काम करता है और क्या क्या कर सकता है? कोई ऋषि मुनि है जो ऐसे ठीक कर देंगे कि अचानक रात को बच्चा चिल्लाया, रो रहा है बेचारा, शांत नहीं हो पा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, अटैक आ गया किसी को, तो आपने तुरंत अगर हाथ भी रख दिया ना तो उसको इमीडिएट इंस्टेंट आराम मिलने की संभावना बन जाती है। तो रेकी जो है, हाँ। ये तो एक तरह से आपका जो एलोपैथ है, हाँ। ये उसका विकल्प हम कह सकते हैं इसको। शर्मा जी, आप गाड़ी का एवरेज बढ़ाने का एक मंत्र बता रहे लोगों को। गाड़ी का एवरेज बढ़ाने का मंत्र सीख ले दर्शक। क्या इनका इलाज संभव है? जो जिनकी गोलियां चल रही हो, बीपी, शुगर, थायराइड, वो कैसे हो सकता है रेकी से? कि बाहर से कोई चीज दवा आएगी और मुझे ठीक करेगी, ये सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है। तो इनडाइजेशन का जो सबसे बड़ा दुनिया में कारण है ना, वो है रॉन्ग कॉम्बिनेशंस। आदमी की ओरिजिनल डाइट जो है वो फ्रूट्स नट्स है, ग्रेन्स नहीं है, अनाज नहीं है। तो अनाज क्या है? ये घास के बीज है जो आदमी ने खाने के लिए उससे तरीके खोज लिए। देखिए कैसे विचार है कि आदमी करोड़पति कैसे बन सकता है, आदमी सुखी समृद्ध संपन्न कैसे बन सकता है, इसके लिए क्या करे ये बताइए। देखिए, नमस्कार। श्री रामचरित मानस में जीवन के 3 प्रकार के दुखों का वर्णन मिलता है। दैहिक, जैसे कि बुखार, रोग, बुढ़ापा, मानसिक अशांति। दैविक यानी कि भाग्य जनित, जिसे आप या मनुष्य के नियंत्रण से बाहर की जो चीज़ें होती है, भूकंप, बाढ़, तबाही, महामारी। और फिर आखिरी में आती है आपकी भौतिक, यानी कि जीवों या फिर सांसारिक वस्तुओं से मिलने वाला दुख। राम राज्य में इन तीनों वस्तुओं का कहा जाता है अभाव था। और वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में इसका जिक्र करते हुए, राम राज्य का जिक्र करते हुए लिखा है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं कहू व्यापा। ये राम राज में ये तीनों चीजें नहीं थी, इसके जगह धर्म का वास था, सुख का वास था। अब सवाल ये है कि कलयुग में इन 3 चीजों का बहुत बोलबाला है, दैहिक, भौतिक और यही सब चीजें हैं कलयुग में, और उन सबको मिला के बनता है संताप। संताप। तो इन तीनों चीजों से आप कैसे निपट सकते हैं? इन तीनों चीजों का उपाय क्या है? कैसे हम 3 चीजों से पार पा सकते हैं और परम आनंद, परम सुख और परम समृद्धि की ओर जा सकते हैं? इस विषय पर आज का सत्संग है। और आज के सत्संग में हमारे साथ विशेष मेहमान हैं डॉक्टर NK शर्मा जी, जो इसी विषय पर कई दिनों से काम कर रहे हैं। वो आपको परम आनंद प्राप्त करने का, परम सुख प्राप्त करने का उपाय बताएंगे, और उन्हीं उपायों पर तिवारी जी आप चर्चा करेंगे आज हम। बिल्कुल, क्योंकि आप इस पॉडकास्ट को इसलिए भी देखें जी। इस पॉडकास्ट को अगर मैं शीर्षक के तौर पर दर्शकों से कहूंगा जी। कि हर समस्या का समाधान है इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल, क्योंकि प्रश्न सबके मन में अनंत हैं जी, और सबकी समस्याएं भी अलग अलग हैं। इसीलिए आज इस हमने इंट्रो में ही कह दिया है कि 3 तरह के जो ताप है आपके जीवन के, वो तापों का समूल नाश हो जाएगा। और शर्मा जी की विशेषता भी बता दूं मैं जी। शर्मा जी जब बोलते हैं हाँ तो इतने अच्छे समझाते हैं जी कि हमारे दर्शकों को जो उत्तर मिलेगा जी, तो एक राह जरूर मिल जाएगी। बिल्कुल। कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं जी। और कैसे आपकी दशा बदल सकती है जीवन की। जी। तो बहुत बहुत स्वागत स्वागत NK शर्मा जी नमस्कार, नमस्कार। इस सत्संग में। बहुत आज हम अगले 1-1.5 घंटे तक जो सत्संग करेंगे, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि जो मैंने बताया कि जो 3 ताप है जीवन के सबसे बड़े, स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद, इनको प्राप्त करने के आज उपाय आप बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे नए दर्शक हैं, हमने एक संक्षिप्त आपका परिचय दे दिया, लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं, तो अगर आपको संक्षिप्त वाक्य में समझाना हो या एक सेंटेंस में समझाना हो, तो NK शर्मा जी कौन हैं, क्या करते हैं, और क्यों इस फील्ड में आकर आपको लगा कि यही काम मुझे करना चाहिए? देखिए, पैदाइशी जो मेरा नेचर जो रहा है वो खोजी प्रवृत्ति कर रहा है। जी।
तो बचपन से मेरे अंदर ये प्रश्न हमेशा से बहुत मुझे परेशान करते थे कि इस दुनिया में रोग क्यों, दुख क्यों, गरीबी क्यों, और ये डिसाइड कौन करता है, मतलब देता कौन है, मतलब जी। तो बस इसके चक्कर में जब मैं स्कूल में पढ़ता भी था तो मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा पढ़ाई में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था भगवान कौन है, नेचर कौन है, ये सब खोज करना था। तो वो तो स्कूल का सब्जेक्ट ज़बरदस्ती थोपा हुआ लग रहा था। तो लेकिन फिर भी खैर इस क्षेत्र में खोज करते करते जी। भाग्यवश मैं एक बड़ी बीमारी में उलझ गया, क्योंकि चटोरा था, खाने पीने का बड़ा शौक था। तो बड़ी बीमारी हो गई, किडनी दोनों खराब हुई मेरी। तो मेरे दिमाग में आया कि यार अब ठीक कौन करेगा। मैंने कहा यार मैंने कहा कि जिस छोटे से वीर्य कण से जिसने मुझे 6 फीट का बना दिया, मुझे बगैर पूछे, मैंने कहा कोई तो शक्ति है, एनर्जी है, सेल्फ फीलिंग पावर है मेरे अंदर, जो मुझे इतना अपने आप मेंटेन कर रहा है, चला रहा है। तो मैंने कहा वही शक्ति ठीक कर सकती है। मैंने कहा बाहर की दवाओं में ताकत थोड़ी है जो मुझे ठीक कर देगी, ये भरोसा था मेरा। तो मैंने दवाओं पे भरोसा नहीं किया, कोई भी, चाहे आयुर्वेदिक है तो भी नहीं किया। तो मैंने कहा कि अपने शरीर पर भरोसा करके मैंने एक नेचुरल लाइफस्टाइल अडॉप्ट की। 3-4 महीना अपने शरीर के साथ लगा रहा, मतलब ध्यान, योग, प्राकृतिक आहार, सब उपवास वगैरह जो करना था सब करा के फिर मैं ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैंने उसी समय ये अध्ययन शुरू हो गया प्राकृतिक जीवन और प्राकृतिक आहार के बारे में। तो मेरे दिमाग में फिर आया कि आज के बाद अब बीमार नहीं पड़ना यार। जब मैं ठीक हो गया तो मैंने कसम खाई कि यार बीमार नहीं पड़ूंगा आज के बाद जी, क्योंकि बीमारी का बहुत दुख देखा मैंने। तो मैंने कहा तो फिर बीमार कैसे बचा जा सकता है बीमारी से। तो मैं जब उसका अध्ययन करता गया तो पता चला कि हमारा शरीर जो है एक एक कोशाणु परमात्मा ने ऐसा बनाया कि मरते दम तक हर कोशाणु अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहता है। मतलब आंखें मरते दम तक देखना चाहती है ना, लंग्स ऑक्सीजनेशन करना चाहते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये ऑक्सीजन नहीं लेंगे जी, यहाँ आते बोलेंगे अब मैं नहीं फेंकूंगी जी, आपका मोशन जो बोलते हैं ना। तो मतलब दे आर डिजाइन फॉर दैट वेरी पर्पस। तो मैंने देखा कि यार ये तो बढ़िया काम करने के लिए डिजाइंड है। तो मैंने देखा कि स्वास्थ्य हमारा मूल स्वभाव है, बीमारियां हमें जबरदस्ती मेहनत कर करके कमानी पड़ेगी। क्योंकि आज ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जॉइंट्स पेन है, कैंसर है, हार्ट ब्लॉकेज है, तो शरीर को तो कोई शौक नहीं है हार्ट ब्लॉकेज पैदा करने का या जॉइंट्स खराब करने का। वो कहता कारण लाओ जी। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है कि बीमारी जो आप कमाना चाहते भी हैं तो कोई महीना 2-3 महीना भी अभ्यास करोगे ना बीमार पड़ने के तो भी नहीं हो पाओगे आप। आपको कई साल चाहिए एक अच्छी डायबिटीज, अच्छी ब्लड प्रेशर, अच्छी जॉइंट्स पेन कमाने के लिए। बड़ी यात्रा है, बड़ी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी कई सालों तक जी। क्योंकि इसका कारण क्या है, शरीर का जो नेचर, जो ओरिजिनल स्वभाव है ना, वो बीमार नहीं पड़ने का स्वभाव है। मतलब शरीर, आप घसीट कर शरीर को बीमार करने की कोशिश करते हैं तो शरीर घसीट कर आपको नॉर्मल करने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में हम इतने अत्याचारों के बावजूद भी हम संसार में जी जाते हैं क्योंकि शरीर बीमार नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अगर देखिए एग्जाम्पल, आज आपका पेट गलत खाना हो गया, एसिडिटी हो गई आपके पेट में, आप देख रहे हैं 1-2 दिन के बाद आप फिर नॉर्मल हो जाओगे। बिल्कुल। हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक होता है, मतलब हमारा ब्लड में एक पीएच होता है। अगर वो कहते हैं एसिड अल्कलाइन बैलेंस बिगड़ गया तो हमारी मृत्यु हो सकती है, कहते हैं। आप ज़रा सोचिए, हमारा 90% हमारा जो भोजन है ना वो हाईली एसिडिक है, अल्कलाइन नहीं है। जो कि ब्लड हमारा ओरिजिनल, हमारा ब्लड तो अल्कलाइन होता है जी, पर हमारा ब्लड एसिडिक है। उसके बावजूद भी हमारी बॉडी इतने सालों तक अपनी एसिड अल्कलाइन बैलेंस को बैलेंस करके आपको जीवित रख रही होती है। तो आप ज़रा सोचिए कि प्रकृति या हमारा शरीर जो है कितना संघर्ष कर रहा होता है कि मैं आपको बीमार नहीं पड़ने दूंगा जी। आप ज़रा सोचो कि अगर हार्ट ब्लॉकेज भी हो जाए ना तो एक कोलेट्रल, एक आर्टरी दूसरी डेवलप हो जाती है वापस, ताकि आपके हार्ट जो है वो चलता रहे।
यानी कि इतना एफर्ट कुदरत की तरफ से डाला जाता है कि तुझे मरने नहीं दूंगा यार, तुझे बीमार नहीं पड़ने दूंगा यार। बिल्कुल। तो ये विश्वास लोगों को होना चाहिए कि मेरा शरीर जो है मुझसे ज़्यादा परेशान है मुझे स्वस्थ रखने के लिए। देखिए, बीमार पड़ने में जो है आपको अकेले को मेहनत करनी पड़ती है, शरीर मेहनत नहीं करता बीमार पड़ने के लिए जी। लेकिन स्वस्थ होने के लिए, अगर रोग मुक्त होना है, तो लोगों को नहीं मालूम कि आप भी एक मेहनत कर रहे हो और शरीर आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है नॉर्मल होने के लिए। इसलिए स्वस्थ होना वापस आसान है। हर बीमारी रिवर्स होती है, हर बीमारी मतलब नॉर्मल होने की संभावना होती है, पर अगर गलत कारण निकलने को तैयार है और सही स्वास्थ्य के नियम शरीर को मिलने को तैयार है तो हर बीमारी में रिवर्सल प्रोसेस है। तो ये सारे सिद्धांत जब मुझे समझ में आए ना, तो फिर मैंने उसको अडॉप्ट किया लाइफ में। और ये एक खोज और थी कि मानव का मूल आहार कहाँ है, क्योंकि मैंने देखा कि 84 लाख योनियाँ मतलब जिनके ना कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ना कोई आंखें खराब होती हैं, ना गंजे होते हैं, तो मैंने कहा यार इनका भी कोई आहार भगवान ने बनाया और ये खा के जिंदे हैं, तो हमारे भी तो बनाया होगा यार जी। तो वो खोज भी थी मेरी जी। तो वो सारी खोज करने के बाद जब मैंने उस आहार को भी अपनाया और मैं उसके ऊपर चला, तो अब मैं 50 साल, अब तो मैं 76 ईयर्स में हूँ, मैं लोगों को छाती ठोक के बोलता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्जी के बिना मुझे बीमार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जब मैं परमात्मा से पूछता हूँ क्या आपको इंटरेस्ट है मुझे बीमार करने में, वो कहता नहीं भैया। प्रकृति से पूछता हूँ आपको इंटरेस्ट है, वो कहता नहीं भैया। शरीर से पूछता हूँ आपको इंटरेस्ट है, वो कहता नहीं भैया। तो तीनों को इंटरेस्ट नहीं है मुझे बीमार करना, तो फिर मुझे करेगा कौन? सिर्फ मैं स्वयं। तो फिर तो मैंने देखा कि तो मैंने ये अनुभव किया कि आज एक खुजली भी चाहिए ना शरीर में, तो शरीर कहता देखो भैया मुझे तो खुजली करने का शौक है नहीं, आपको अगर शौक है तो सामान सप्लाई कर दो, मैं खुजली कर दूंगी। आप नहीं सप्लाई करोगे मैं क्यों करूँ खुजली? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो बैठे बैठाए आपको खुजली करूँ। भैया आपको अगर चीखने का शौक है तो फैला दो मिर्ची, मैं भी चीखना शुरू कर दूंगी। पर आप नहीं फैलाओगे तो मैं बैठे बैठाए क्यों चीख करूँ? कारण तो, चाहिए। हाँ, तो लोग आज शरीर कहता है भैया कुछ भी अबनॉर्मलिटी चाहिए तो कारण तो दो। डायरिया करना है तो कोई ऐसा घटिया खाना खाओ जहरीला जिसे मैं फेंक सकूं। सही बात। तो शरीर कहता है भैया मुझे ना अबनॉर्मल काम करने का रत्ती भर भी शौक नहीं है, अबनॉर्मल तो मेरी मजबूरी है। हाँ, समझे ना? तो ये बात जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगी कि हमारा शरीर जो है वो जिसको हम सेल्फ फीलिंग पावर कहते हैं, ये असल में अगर भगवान को अनुभव करना है तो शरीर के अंदर अनुभव करो ना। प्रत्यक्ष तुम्हारे अंदर जीवंत तुम्हें जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। और मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब के बारे में आपको और बता दूं, जैसे इन्होंने कहा कि आहार पर इन्होंने काम किया है, तो आप नेचुरोपैथी के डॉक्टर तो है ही, क्लिनिक चलाते हैं अपना, साथ ही साथ आप न्यूट्रिशंस पर भी काम करते हैं और आपकी मुझे लगता है 20 से ज़्यादा पुस्तकें हैं इस विषय पर। 20 से ज़्यादा पुस्तकें इन्होंने लिखी है कि क्या आहार, कैसे आहार होना चाहिए, संतुलित आहार कैसे हो सकता है। उस विषय पर हम किसी और दिन एक विशेषांक करेंगे आहार पर, लेकिन आज चूंकि हम इन तीनों तापों से मुक्ति का इनसे वो जानने वाले। डॉक्टर साहब के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप रेकी एक विज्ञान है उसके जनक भारत में माने जाते हैं। कहा जाता है कि रेकी की जो खोज है भारत के लिए ये इन्होंने की, इन्होंने लाया यहाँ पे, लाखों लोगों को इन्होंने ट्रेन किया है और कई इनके जो शिष्य है, जो ट्रेन किए हुए शिष्य है, वो इस विधा में काम कर रहे हैं। रेकी एक एनर्जी विज्ञान है डॉक्टर साहब में, तो ऊर्जा का विज्ञान है। अब थोड़ा सा रेकी पर अगर हम बात करें, समझे कि रेकी है क्या, दर्शकों को अगर समझाना चाहे, और कैसे ये काम करता है और क्या क्या कर सकता है। तो देखिए, मैं रेकी क्या बताने से पहले थोड़ा इसका एक लिंक बताना चाहूँगा कि मैं 20 साल जब मैंने हॉस्पिटल चलाया जी, और कैंसर मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, उस पर काम किया जी, तो मैंने क्या देखा कि लोग बीमार पड़ के ठीक होके जाते हैं, फिर वापस बीमार होके वापस आ जाते हैं जी। तो मैंने कहा यार मैं तो डेंटिंग पेंटिंग किए जा रहा हूँ, गाड़ी ठीक कर रहे वापस ठोके आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो मैंने कहा यार मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ख़राब हो जाएगी, ये तो बीमार पड़ी है, लोगों का अंत ही नहीं है। तो मैंने कहा अगर किसी को जागने का शौक होगा तो वो जाग के अपना रास्ता पकड़ लेगा, नहीं शौक होगा तो वो तो वापस उलझेगा ही जी।
तो फिर मैंने कहा आई मस्ट एजुकेट द मास, तो मेरे अंदर वो भाव आया। तो जैसे बोलता है ना कि यूनिवर्स भी मुझे सुन रहा था कि ऐसी कोई ताकत शक्ति मिल जाए कि जिससे मैं लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको मैं अपना स्वयं सुधारक बना दूं उनके हेल्थ के लिए। सही बात। तो उसी समय रेकी मेरे जीवन में आ गई। हालांकि मैं थोड़ा रैशनलिस्ट आदमी हूँ, तो मुझे वो किसी ने बहुत पहले कहा था कि ऐसे ऐसे रेकी होती है, हाथों से टच करके लोग ठीक होते हैं। तो मैंने कहा हमको ऋषि मुनि है जो ऐसे ठीक कर देंगे, मतलब पहला शब्द ये है। पर मैंने कहा कोई चमत्कार है जो ऐसे हाथ रखा और ठीक हो गया। उल्लू बनाया जा रहा है, पागल किया, फ्रॉड है सब, ऐसे सोचता था। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। लेकिन खैर फिर मेरे किसी एक मेडिकल डॉक्टर ने ही एक जो है वो रेकी का एक्सपर्ट था, तो उसने मुझे अपना वर्कशॉप करने के लिए कहा। तो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, काफ़ी लोग आए और लोगों ने रेकी सीखी। मैं उसके अंदर ऑर्गेनाइज मैंने किया, लेकिन मैं बैठा नहीं उसके अंदर। मैंने अपनी वाइफ को कहा तू सीख ले भाई, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें। हाँ मुझे इंटरेस्ट, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं हो पा रहा। विश्वास नहीं था मुझे। तो और मैं तो हैरान हो रहा था, ये लोग इतने लोग ऑडिटोरियम में भर गए इसको सुनने के लिए, क्या है ये यार। तो ऐसे सोचा। तो वाइफ ने सीखा। और फिर क्या हुआ कि हॉस्पिटल में एक दिन एक मरीज आया जिसको मतलब वो एरोबिक्स करने आता था डेली, और महिला थी। तो इसके इतना बड़ा फोड़ा हो गया, मतलब फोड़ा तो समझो 1 इंच का था, लेकिन सूजन उसकी 3-4 इंच की थी। तो उसने कहा सर मैं आज एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत दर्द है, और इसलिए। तो मैंने उसको कहा 8 दिन का मैंने प्रोग्राम दिया ट्रीटमेंट, और मैंने कहा तू रेस्ट कर और 8 दिन मत आना, ये फोड़ा ठीक हो जाए तब आना। उसी समय मेरी वाइफ जो रेकी सीखी हुई थी वो आई, और उसने कहा रुको मैं 1 मिनट एक ट्राई करती हूँ हीलिंग। तो उसने उसकी रेकी की 10-15 मिनट। तो उसकी हीलिंग करते करते मैंने देखा कि उसकी सूजन जो थी, जो 3-4 इंच की थी, वो घटकर सिर्फ 1-आधा इंच की भी नहीं रह गई, और दर्द पूरी तरह उसी वक्त 15 मिनट में ख़त्म हो गया उसका। और फिर उस महिला ने कहा कि सर मैं एक्सरसाइज करूँगी आज, और उसने 1 घंटा उसने एरोबिक एक्सरसाइज की, और उसका पेन उस समय जो ख़त्म हो गया 15 मिनट, मेरा दिमाग एकदम खनक गया कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। यानी कि 15 मिनट के अंदर आराम आ जाना, और इतना जल्दी उसको राहत मिल जाना, सूजन भी गायब हो जाना। मैंने कहा कुछ तो है यार इसके अंदर ये। तो पहली बार एक सूक्ष्म विज्ञान की जगत से मेरा परिचय समझो परिचय वर्ष या खोज शुरू हुई। तो जब सूक्ष्म विज्ञान के क्षेत्र में जब मैं आया, तो फिर सिर्फ रेकी का ही पता नहीं चला मुझे पहली बार अनुभव में आया कि एक आदमी जो है अनेकों परामानसिक क्षमताओं का मालिक है, और वो सारी क्षमताएं इतनी नेचुरल है, जैसे आँख नाक कान हमारी नेचुरल मिली ना, वैसे सारी नेचुरल है, जो सदियों से सिद्धि के नाम पर जो है ना वो सामान्य आदमी तक पहुंच भी नहीं पाई। मतलब इतनी मिस्ट्री क्रिएट कर दी गई। तो मुझे पहली बार पता चला कि हर आदमी के हाथों से टच करके एनर्जी ट्रांसफ़र करने की ताकत है। ये नेचुरल है हर आदमी में। अच्छा। हाँ, ये लोग जानते नहीं, पता ही नहीं है सीखने की जरूरत हमारा नहीं। हाथ हीलिंग हैंड्स है। मैं यूँ कहता हूँ तुम्हारे हाथ जगन्नाथ, मैं यूँ कहता हूँ। बिल्कुल सही बात। हाँ, कि आपके हाथ जगन्नाथ है भाई। तुम्हारे हाथों से नव जीवन नव प्राण मिल सकता है लोगों को, इतने अद्भुत हाथ है आपके। तो इन शक्तियों को पहचानो, और इसको करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। एक 15 मिनट का ध्यान करवाता हूँ, उसके अंदर आप कुछ क्रियाएं करते हो अपने जागृत करने के लिए, चक्रों पे और आभा मंडल पे काम करता हूँ। और उसके बाद आपके हाथों में एनर्जी का एक 15 मिनट के ओम के ध्यान के बाद आपके हाथों में एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। फिर आप किसी को भी तकलीफ होने पर टच करोगे ना, तो जहाँ तकलीफ है ना वहाँ पे अपने आप जोर से एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह ऊर्जा का फ्लो शुरू हो जाता है। आपको प्रैक्टिकली फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई चूस रहा है कोई एनर्जी मेरे हाथों से। यू प्रैक्टिकली फील दैट। और वो एनर्जी जाकर मान लो कहीं 2 मिनट की रिक्वायरमेंट है, कहीं 10 मिनट की, कहीं 15 मिनट की, तो जितनी देर जानी ऑटोमेटिक जाती है और फिर अपने आप बंद भी हो जाती है तुरंत। तो इसका मतलब उसने ऊर्जा लेना बंद कर दिया, काम हो गया उसका। हाँ, काम हो गया। और उसको फिर 100% लाभ मिलना ही है। देखिए क्या है, रे मतलब यूनिवर्सल की मीन्स एनर्जी, यानी कि यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी, प्राण ऊर्जा ऐसा समझ लें। तो ये जीवनी शक्ति है बेसिकली। ये कौन सी जीवनी शक्ति है? जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो हमने कहाँ से ऊर्जा कमाई? हमने कोई 2 पिन प्लग तो लगाया नहीं था। नहीं, चार्जिंग नहीं हुई। नहीं, जैसे मोबाइल के लिए तो चार्जिंग भी तो करते हैं। हाँ। पर यहाँ तो हम सुबह तो सो गए, जाके पलंग पे पड़ गए, और सुबह हमारी बॉडी रिचार्ज हो गई। तो कहाँ से रिचार्ज हुई भाई?
तो ये हमारे शरीर में एक आभा मंडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ऑरा होता है जी। और चक्र होते हैं जो एनर्जी जंक्शंस कहते हैं उसको। चक्र मीन्स एनर्जी जंक्शन, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा को सक करते हैं। और चक्र क्यों कहते हैं? चक्र क्यों घूमते हैं ऐसे ऐसे, और वो जैसे वो एग्जॉस्ट फैन की तरह एनर्जी सक कर रहे होते हैं। जी। हम उसके कारण रिचार्ज हो रहे होते हैं। तो अब ये ऊर्जा हमने यूनिवर्स से कमाई ना, जी। तो ये सेम। अब इसमें फ़र्क क्या है, हम रात को तो खैर नींद में सोते तो 6-7 घंटे लगते हैं हमें रिचार्ज होने में, पर यहाँ पे मज़ेदार बात क्या मालूम है, अभी किसी को तकलीफ है और आप उसको ऐसे जाके टच करते हो, हाथ रखते हो ऐसे, तो आप माध्यम बनकर अपने शरीर के चक्रों के माध्यम से, आपके हाथों से इमीडिएट इंस्टेंट एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। यानी कि यू आर ए कंड्यूट बिटवीन द यूनिवर्स एंड द पेशेंट। आप उसके बीच में एक पाइप की तरह हो जी। आप माध्यम हो एक प्रकार से, कि जिससे कि आपके थ्रू एनर्जी पास ऑन हो रही होती है और फिर जितनी देर जानी बंद हो जाती है और उसके बाद आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है मालूम है, आप हजारों को रोज पिलाओ ना, आपकी एनर्जी में 1% भी लॉस नहीं होता। और मज़ेदार बात क्या मालूम है, द मोर यू हील द मोर यू गेट हील्ड। कारण क्या होता है, अगर किसी को पानी मुझे पिलाना है तो पहले आपके नल से, आपके पाइप से निकल के आ रहा ना भाई, तो एनर्जी इज पासिंग थ्रू यू। तो पहले आपके इम्बैलेंसेस, आपके छोटे मोटे छेद जो होते हैं वो गड़े बढ़ते हैं, बाद में उसमें जारी होती है। बिल्कुल। तो इसलिए रेकी ही एक ऐसी विद्या है जिसमें व्यक्ति के भीतर जो है उसका भी उपचार होता है साथ में हीलिंग करने से, और साथ साथ में दूसरे का भी उपचार होता है। तो अब इसमें आप देखिए मज़ेदार बात क्या है कि उसी रेकी आज आपके डे टू डे लाइफ में कितनी इमरजेंसीज खड़ी हो जाती है कि अचानक रात को बच्चा चिल्लाया, रो रहा है बेचारा, शांत नहीं हो पा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, अटैक आ गया किसी को, तो आपने तुरंत अगर हाथ भी रख दिया ना तो उसको इमीडिएट इंस्टेंट आराम मिलने की संभावना बन जाती है। अभी देखिए, अगर ये तो खैर ये तो रोज़मर्रा की समस्याएं, जैसे अभी ऑफिस में सर दर्द हो गया तो स्टाफ एक छुट्टी लेना पसंद करेगा मान लो, तो आपने अगर उसको 5-10 मिनट हीलिंग कर दी ना तो वो छुट्टी लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 5-10 मिनट में उसको आराम दे दिया। तो इसीलिए हम तो खैर कई कॉर्पोरेट्स और बहुत सारे ग्रुप में सिखाते ही हैं, तो वहाँ पे ये फ़ायदा हो गया कि अब छुट्टियाँ लेना उनका बंद हो गया, क्योंकि एक स्टाफ को गड़बड़ होती है दूसरा ठीक कर देता है। अच्छा, परिवार में भी, अच्छा परिवार में मज़ेदार बात क्या है, सासू को कमर दर्द हो रहा है, अब बहू ने रेकी सीखी हुई है, बहू जाके रेकी कर रही है, उसको आराम मिल रहा है, तो उसके भीतर जो थोड़ा कड़वापन था वो मीठापन होने प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, पड़ोसी के साथ कभी अच्छे संबंध नहीं थे, तो पड़ोसी में अचानक वहाँ से किसी ने बुलाया, अरे अरे देखो मेरे पापा को क्या हो गया, आपने जाकर तुरंत उसको थोड़ी हीलिंग कर दी, थोड़ी देर में वो खड़े हो गया, आराम मिल गया, तो आपके पड़ोसी के साथ आपका प्रेम जो है बढ़ गया, परस्पर बढ़ गया। तो ये रेकी का कमाल है कि आप है ना आपके जीवन में इमीडिएट इंस्टेंट जो है ना इमरजेंसी में आप इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। और इमरजेंसी किस तरह की बता रहा हूँ, अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे ग्रैंडसन्स वगैरह, अचानक टेबल का कोना एकदम जोर से लग गया, मतलब खेलते खेलते तो एकदम उसको यहाँ पे दर्द हो गया। अब उस समय कहीं भागते नहीं है, पैनिक नहीं होते, हम कहते जरा फट करके 5-10 मिनट हाथ रखते हैं, वो एनर्जी गई। देखिए दर्द कब तक मेंटेन होता है, जब तक वहाँ एनर्जी का फ्लो पूरी तरह नहीं होता। एनर्जी का मैक्सिमम अगर कहीं फ्लो होता है ना तो वहाँ पे हीलिंग बड़ी फास्ट हो जाती है, ये तो उसका नियम है जी। तो रेकी क्या है, एक जीवनी शक्ति है जो इमीडिएटली किसी भी एरिया में हम पास ऑन करके हम उसको इमीडिएट राहत दे रहे होते हैं। देखिए अच्छी जीवनी शक्ति, प्रबल जीवनी शक्ति, प्रबल हीलिंग, प्रबल जंग से रीजनरेट करना, नवनिर्माण करना, गंदगी निकलना, ऐसा है ना, और उसको जल्दी सुधार होना बीमारी में, ये हो जाता है। तो इसीलिए रेकी जो है, जो भी लोग जानते हैं और करते हैं ना, तो आज वो अपने परिवार में बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने लोगों को ठीक कर सकते हैं। घर में अगर हार्ट अटैक भी आ जाए ना तो व्यक्ति मर नहीं सकता, बता रहा हूँ मैं आपको। क्या बात? हाँ, इसका वजह बता रहा हूँ। देखिए हार्ट अटैक में क्या होता है कि हम हार्ट अटैक में हमारी बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी है ना वो अटैक में यूज़ हो जाती है। तो अगर बैटरी का बैकअप थोड़ा सा बचा हुआ है पीछे 5-10% जी, तब तो वो हॉस्पिटल जाके रिकवर करके आता है। अगर बैटरी का बैकअप नहीं है, अच्छा वो बैकअप कई बार 2-3% होता है,
पर हार्ट अटैक आने के बाद क्या होता है, टाइम लग जाता है, ड्यूरेशन हो जाती है, तो वो 2-3% को मैं ना वो मतलब मेरा मोबाइल 2-3% है, लेकिन चार्जर नहीं मिलता उस समय। हाँ हाँ तो अगर उसी समय चार्जर मिल जाए, हाँ तो तुरंत। जैसे रेकी कर दी मैंने, हाँ। तो इमीडिएट उसकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे हाई होने लगती है और उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है, ये समझ लें। तो ऐसे तो मतलब रेकी का मज़ेदार बात पहलू क्या है मालूम है, कोई गरम गरम तेल गिर गया, अब वो आपने अगर हीलिंग कर दी ना, और जब तक उपचार हीलिंग जारी है आप देते रहोगे, आधा घंटा भी और जब उठाओगे तो कहाँ जला वो ढूंढ नहीं सकते वो एरिया। इतनी वंडरफुल हीलिंग होती है। ऐसे चमत्कार हाँ होते हैं। इतना, अरे नहीं, ये अपने आप में इसलिए भी है कि कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना डॉक्टर साहब, हाँ। आप इतने बड़े अनुभवी हैं आयु से भी, कि मतलब इसमें तत्कालिक तौर पे लगता है कि नहीं डॉक्टर के पास ही जाने। जैसे आपने उदाहरण दिया हाँ। कि बर्न वाला है, हाँ। कि एकदम तेल गिर गया, गर्म हो गया, तो उसमें तो फफोले पड़ जाते हैं, फफूले पड़ जाते हैं, है ना तुरंत। तो अब उसमें भी अगर आप रैकी से रेकी कर दें। देखिए हमारे पास तो ऐसे हज़ारों एग्जांपल्स है, जैसे कार के दरवाजे में अचानक हाथ आ गया किसी का, उंगली दब जाती है, उंगली पूरी दब गई चारों, बहुत पेन जोर से होता है। बंद कर दिया कार का दरवाजा, तो अब वो दर्द कम से कम 8-10 दिन 15 दिन तो हाँ, रहेगा, बहुत पेन क्योंकि होता बहुत है। ज़बरदस्त पेन होता है। लेकिन उसी समय रेकी हम लोगों ने उनको 5-10-15 मिनट कर दी, और फिर तो उस समय काफ़ी आराम तो एक बार में आ गया। फिर बाद में एक बार शाम को 1-2 घंटे बाद 2-4 घंटे बाद फिर कर ली, तो उसके बाद में वो दर्द ही खत्म, बस खत्म। तो आप ज़रा सोचिए कि इतनी जल्दी इमीडिएट इंस्टेंट जो आराम है ना, वो कोई पेन किलर से भी नहीं मिलता। यूँ समझ लो आप, पेन किलर को भी आधा घंटा चाहिए बॉडी में जाकर रिएक्ट करके राहत सही बात देने है। में, यूँ समझ लें। तो क्या डॉक्टर साहब इसको हम ये समझे कि ये फिर रेकी जो है, हाँ। ये तो एक तरह से आपका जो एलोपैथ है, हाँ। ये उसका विकल्प हम कह सकते हैं इसको? नहीं देखिए क्या है कि नहीं देखिए, विकल्प तो डेफिनेटली है कि कम से कम अगर गांव में अगर हर घर में कोई व्यक्ति सीख जाए ना, तो आज डॉक्टर के पास जाने से पहले आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं होता सिवाय पैनिक होने के, राइट है ना। तो आप उसी समय अगर आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर लें, तो कम से कम कॉम्प्लिकेशन से, उसको मरने से आप उसको शायद रोक पाएँ उसको आप। इसलिए मैंने तो ऐसा स्लोगन बनाया हुआ है कि घर घर रेकी हर हर रेकी, यानी कि हर व्यक्ति रेकी सीखे, ताकि आत्मनिर्भर बनकर इमीडिएट इंस्टेंट जरूरत पड़े। अच्छा, इसमें मज़ेदार बात क्या है, जितने आप अनपढ़ होंगे ना, पढ़े लिखे होकर अनपढ़, हाँ, मतलब खाली होना है। खाली हाँ बोले जी। उतनी अच्छी ऊर्जा जाएगी आप में से। अच्छा। क्योंकि जहाँ शक, संदेह, भय, ये सब शब्द होते हैं, तो फिर ऊर्जा का प्रवाह इतना प्रबल थोड़ी होता है। जिनमें थोड़ी भक्ति श्रद्धा भाव होते हैं, कि मैं जो उपचार कर रही हूँ उसको भगवान जरूर लाभ देगा, कुछ भी। तो ये जो भाव होते हैं ना, ये कई बार अगर अच्छे पढ़े लिखे में भी नहीं होते, तो फिर वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है। तो भोले लोग जो होते हैं इसमें, जो श्रद्धावान होते हैं, वो तो बहुत ज़बरदस्त काम कर जाते हैं। कोई भी सीख सकता है कोई भी, मैंने कहा ना, अनपढ़ से लेकर पढ़ा लिखा तक भी, बूढ़ा 100 साल का भी, क्योंकि मैंने कहा ना, पंचेंद्रियों की तरह अतीन्द्रिय क्षमता है हमारी, जिसको एक्स्ट्रा सेंसरी पावर कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, अब मज़ेदार बात क्या है इसमें, कि जहाँ सुनील जी, हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग का उपचार करते हैं ना, इसका मज़ेदार पहलू ये है कि आप जानवरों को भी इंस्टेंट इमीडिएट आप जीवन दे सकते हैं आप। जैसे अभी कोई कुत्ते को गाड़ी मार गई, टांग में चोट आ गई बेचारे के, आपने जाके तुरंत हीलिंग कर दी, आराम दे दिया। हमने पार्क में से ना कई कुत्ते जिनको कोई जानवर तंग कर रहे थे उठा के लाए, और किसी को घाव हुआ था, पड़ा था, तो और हमारे यहाँ पे जानवरों की फ्री हीलिंग होती है, ये हमारे यहाँ पे अनाउंस किया हुआ है हमने। अच्छा। कि कोई भी आए, जानवर लेकर आए, हम हीलिंग फ्री करेंगे। तो हमारे यहाँ ना रेक्टम कैंसर के केसेस डॉगी बिल्कुल ठीक हो गए, मतलब ऐसे एकदम एक्सीडेंटल जो बच्चे थे वो काफ़ी ठीक हो गए। हम भी सुबह सुबह घूमने जाते हैं ना, तो चिड़िया कबूतर कई बार पड़े हुए मिल जाते हैं, तो हम तो पहले तो कुछ नहीं कर सकते थे रेकी में आने से पहले, लेकिन आज हम उठा के लाते हैं। हमारे सर्वेंट भी रेकी जानते हैं, उसको थोड़े 1-2 घंटे या आधा दिन रेकी करते हैं, बाद में जब लौट के आते हैं शाम को, तो पता चलता है वो उड़ गए सब। तो मतलब अगर रेकी नहीं जानते तो हम वो पक्षियों को वहीं छोड़ के आ जाते हैं, हम बोलते हैं हम क्या करें भाई। तो आज एक चिंटी कीड़े मकोड़े को भी आपको घायल हो जाए ना, आप उसको रेकी करके तुरंत उसको नवजीवन दे सकते हैं आप। ये रेकी का कमाल है। तो रेकी ने क्या किया, जानवरों के प्रति हमें संवेदनशील बना दिया, और उनके साथ हमारा प्रेम और संबंध और प्रगाढ़ कर दिया उसने। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, फिर इतना ही नहीं, पेड़ पौधे, आप ये कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है रेकी सीख कर, कि एक घर में आपके 2 पेड़ है, 2 पौधे हैं,
एक पौधे को आप रेखी मत करो, एक को आप रेगुलर रेखी करो, आप देखोगे कि अगर ये पेड़ का ये जो पौधा रेखी करने वाला ना वो उसे दुगना ग्रोथ कर रहा है, ये समझ लें ऐसे। तो इतनी एनर्जी का लाभ लेकर जो ना पेड़ पौधे, कई लोगों ने बताया कि उनके तुलसी घर में बार बार सूख जाती थी लाने पर भी, लेकिन रेखी करने के बाद में वो काफ़ी हरी भरी हो गई। कईयों ने कहा सर फ्लावर नहीं आते थे, लेकिन जब से रेखी की फ्लावर आने शुरू हो गए उस पर ऐसे। तो मतलब रेखी का प्लांट, एनिमल्स, इन सब के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि रेखी में मज़ेदार बात और है कि ये नॉन लिविंग को भी प्रभावित करती है। अच्छा। मतलब ये मोबाइल को प्रभावित करना, कंप्यूटर को प्रभावित करना, माइक को प्रभावित करना, इसको भी प्रभावित करती है। अच्छा। अब ये लोगों को लगता होगा ये तो बड़ी कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया यार, ज़्यादा तो नहीं बोल गए। सवाल पहला ये है कैसे देखिए क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज़ को तोड़ते जाएं जी। तो लास्ट में हम कहाँ पहुंचेंगे? अणु, एटम के अंदर। बिल्कुल, ठीक है? एकदम हाँ, छोटा, एटम, ठीक है सबसे ना? last part और में। हर एटम में एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन चल रहा है। तो इतना जबरदस्त जब इलेक्ट्रॉन कहीं मूवमेंट कर रहा होता है किसी इसमें, तो वहाँ पर एक कंपन और एक फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन क्रिएट होती है। ठीक है? तो इस कंपन को ऋषि मुनियों ने जब ध्यान की गहराइयों में अनुभव किया तो उन्होंने क्या कहा कि कण कण में भगवान है, हर एक में राम रम रहा है, सम फोर्स इज वाइब्रेटिंग इन एवरीथिंग। बिल्कुल। और इसी सिद्धांत को अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने ढंग से कहा कि E इज इक्वल टू MC², कि भाई हर चीज़ एक एनर्जी है और सर्टन स्तर पे फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही है। जी। तो अब ये क्वांटम फिजिक्स का एक इस्टेब्लिश्ड लॉ है कि लिविंग और नॉन लिविंग दे आर ऑल वाइब्रेटिंग एट सर्टन फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है। और निकोला टेस्ला ने क्या कहा, अगर आप जीवन के रहस्य सत्य जानना चाहते हैं तो आपको वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी के रूप में जानना पड़ेगा। जी। तो जब मैंने भी इस साइंस को जाना कि हर चीज़ में जब ऊर्जा है तो इसका मतलब है कि हमारे विचार तरंग, हमारे विचार भी तरंग है, हमारी भावना भी तरंग है, हमारी रेखी भी ऊर्जा तरंग है। तो मैंने कहा फिर उसके भी प्रभाव पड़ते हैं। तो अब ये प्रभाव कैसे पड़ता है? देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, हमारा सोचना क्या है? एक तरंग। देखना क्या है? अभी मैं देख रहा हूँ आपको, तरंग। आप मेरे कानों में आपकी आवाज़ जा रही है, क्या है? तरंग। तो मैंने और मर गए, सोल तरंगों के रूप में तो निकली ना। जी। आ गए, फिर पैदा हुए, गर्भ में एक सोल आई तो तरंगों के रूप में आई ना। तो मैंने ये देखा कि तरंगों का जाल है पूरा संसार। जी। तो इस साइंस को जब हमारे ऋषि मुनियों ने पहचाना कि सब हर एक तरंग के साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें हर चीज़ की पूजा करना सिखाया। देखिए, आपने कभी नोट किया होगा कि पूरे विश्व भर में जितनी भी सभ्यताएं आई है जी, किसी सभ्यता में ये कॉन्सेप्ट आज तक नहीं किसी ने बताया कि हर चीज़ में ऊर्जा है, हर चीज़ में भगवान है। और पूजा का मतलब क्या? एक कम्युनिकेशन ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स, अच्छे भावों का आदान प्रदान। कोई भी पूजा का लाभ भगवान को नहीं मिलता, वो होती है हमारे विकास के लिए। बिल्कुल। तो उन्होंने हमारे यहाँ पे धरती की पूजा, नदियों की पूजा, वृक्ष की पूजा, जानवर की पूजा, अस्त्र शस्त्र की पूजा, कार की पूजा, स्कूटर की पूजा, घर की पूजा, सबकी। हमने कोई चीज छोड़ी नहीं। मतलब एक्चुअल देखा जाए बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम क्यों इन नॉन लिविंग को हम क्यों तिलक लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं भैया? इससे क्या ये समझ रहे हैं क्या? एक्चुअल में लोगों को जो एक मतलब ऊपर ऊपर से लोगों को लगता होगा ये सब फालतू के डोंगे जी। नहीं, बहुत बड़ा इसके पीछे विज्ञान काम करता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए, किसी भगवान की मूर्ति में है ना, भगवान नहीं होता जी, आप उसमें पैदा करते हो, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। आप करते हो। कैसे मालूम है? एक कलाकार जब मूर्ति बनाता है तो वो हथौड़े मार मार कर उसको छेनी से ना उसके अंदर परिवर्तन ला रहा होता है। तो उसके दिमाग में नहीं है कि भगवान है ये। वो कहता है मेरा काम धंधा है। फिर वो मूर्ति व्यापार बेचने के लिए व्यापारी के पास आती है। हाथ ठेले तो पे हजारों शंकर गणपति गोडाउन में भर के रखा है। बल्कि कई बार तो पांव रख के दूसरे भगवान को एक के ऊपर चढ़ के ऊपर से ले रहा होता है। तो वहां पे भगवान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जबकि इतने भगवान भरे पड़े हैं। लेकिन एक मूर्ति जैसे मंदिर में आ गई तो हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा भगवान तो नहीं कर रहा ना, आप कहते हो मैं करूंगा जी, तो इसका मतलब मैं डालूंगा। अच्छा, आप कैसे डालोगे भैया? हजारों लोग मिलकर जब सद्भावना की तरंगे उस मूर्ति की तरफ फेंकते हैं। भाई, आप मूर्ति को देख के क्या करोगे? अच्छे भाव मंत्र कुछ बोलकर अच्छे भाव ही तो पैदा करोगे ना, तो उससे वो तरंगी तोड़ती है। तो मतलब इस मूर्ति में भगवान नहीं था, तुमने श्रद्धा से देखकर उसमें भगवान पैदा कर लिया।
अभी किताबें पढ़िए, बाइबल, गुरु ग्रंथ, गीता, दुकान में 100,000 2,000 की किताबें बेचने के लिए, जी लेकिन एक गुरु ग्रंथ लाया, गुरुद्वारे में रखा, माथा झुकाया, बस। भगवान पैदा हो गया। तो भैया जब तुम एक पेपर में भगवान पैदा कर सकते हो, एक गोल पत्थर में शिवलिंग पैदा करके भगवान पैदा कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि वी आर ओरिजिनली गॉड क्रिएटर्स। हम वास्तव में गॉड क्रिएटर्स हैं। हमारी मर्जी, हम किसी में भगवान पैदा कर लें। बिल्कुल। देखिए ना, एक लेदर की चप्पल हम कभी पूजा में नहीं रखते, लेकिन अगर कोई कह दे कि ये तुम्हारे भगवान राम की चप्पल है, फिर तो आ ये तुम्हारे जाएगी। गुरु जी की चप्पल है, उठा के ला के रखो। मंदिर में आ जाएगी। तो वो पादुका हो जाएगी ना, पादुकाएं। वो चप्पल नहीं रहेगी, वो पादुका हो जाएगी। तो पादुका जो वर्ड है, अभी आपका श्रद्धा का विषय हो गया। हाँ तो मूल बात क्या मालूम है जी। कि आप इस संसार में किसी भी, तो ये आज मंदिर में एक भगवान पैदा कैसे हो गया, क्योंकि एक वाइब्रेशनल साइंस का आपने एक नॉन लिविंग पत्थर में आपने एनर्जी कैसे डाल दी भाई। तो फिर आप एक नॉन लिविंग में आप एनर्जी डाल सकते हो, तो भैया तुम्हारे जितने सामान तुम्हारे आसपास घर में होते हैं ना, ऑफिसों में होते हैं, अगर आप उनको बड़ा रेस्पेक्टफुली, बड़े प्यार से डील करो ना, तो उसकी पूरी एनर्जी उसके अंदर आपको महसूस होगी और वही रिफ्लेक्ट होकर आपको मिलेगी वापस। क्या बात है। देखिए, एक घर में मंदिर में क्या बड़ा अंतर है। देखिए, घर भी मार्बल दीवारों का बना हुआ, मंदिर भी मार्बल दीवारों का बना हुआ। तुम मंदिर जाते हो तो उसकी सीढ़ी को भी ऐसे ऐसे करते हो, चरण स्पर्श उसकी कर- दीवार को भी हाँ, ऐसे ऐसे करते हो। बिल्कुल। लेकिन घर की दीवारें, घर की सीढ़ियाँ आपने नहीं की, हाँ, इसलिए घर मंदिर नहीं बन पाया। हाँ, तो ये सारी बातों का सारांश क्या मालूम है जी। कि कभी भी कोई भी नॉन लिविंग वस्तुओं के साथ में रफ व्यवहार ना करें। आप अगर उसको प्यार से बर्ताव करोगे ना, जैसे कपड़ा, अपना शर्ट भी प्यार से समेट के रखा, अपना दरवाज़ा आराम से बंद किया, कार का दरवाज़ा बड़े प्यार से बंद किया आपने, तो आप अनुभव करोगे। आप एक चम्मच भी बड़े आराम से दिया किसी को, ऐसे बोलते हैं ना, एक ऐसे फेंक के दिया। कुर्सी भी बड़ी आराम से खींचे बैठे, ऐसा नहीं कि खर्र करके एक वायलेंस की एनर्जी क्रिएट कर दी। तो क्या होता है, हम जब हर चीज़ को प्यार से करते हैं ना, तो वो घर ही मंदिर बन जाता है, फिर ऑफिस ही मंदिर बन जाती है। क्योंकि मंदिर में क्या था, आप जाके वहाँ पॉजिटिव एनर्जी तो क्रिएट कर रहे हो ना भाई, हाँ, वो तो एक भावी तो क्रिएट कर रहे हो ना, तो वो घर में क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हो भाई। शोर मत करिए, साइलेंट रहिए। हाँ, मतलब नहीं, प्यार से उस चीज़ को प्यार से रखो। देखिए, मैं पहले रेखी में आने से पहले अगर मैं एक बाथरूम में गया और एक मग और बाल्टी रास्ते में आ गई, मैंने लात मार के ऐसे कोने में कर दी। मैं मतलब थोड़ी आराम से उठाकर बड़े प्यार से थोड़ी रखूंगा। मान लो सब यही करते हैं। ऐसे करते, कोई तौलिया है उठा के ऐसे फेंक देंगे। फेंक दिया उधर। शाम को आए, स्वेटर वेटर सूट निकाल के ऐसे बेड पे फेंक दिया, ऐसे मान लो। तो या किसी ने पेन मांगा तो ये ले भैया, ऐसे फेंक दिया उसके सामने। तो अब कार का दरवाजा जोड़ खड़ा बंद कर दिया। तो ये सब चीज़ें पहले करते थे, पर रेकी में आने के बाद जब वाइब्रेशनल साइंस समझ में आया कि भाई एवरीथिंग इज एनर्जी, और हमारे हर एक एक्शन और भाव से उसके अंदर एक पर्टिकुलर नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण होता है। जी। तो इसीलिए तो आप चाहे जहाँ जिस जगह को मंदिर बना सकते हो, ये आपकी हाथ की बात है, यूं मैं कहने का मतलब है बस। बिल्कुल सही। नहीं, बहुत बड़ी बात। और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना जी। जितना मैं पूरा गहराई से समझने की कोशिश कर, बड़ा एकाग्र हो गया हूँ डॉक्टर साहब को सुनते सुनते। स्वास्थ्य से बात करूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अभी तक जो कहा, अगर डॉक्टर साहब में सही बताइएगा, ऊर्जा का केंद्र आपको विकसित करना है। उसका नाम आपने मंदिर दिया। वो ऊर्जा का केंद्र शरीर भी हो सकता है, वो ऊर्जा का केंद्र आपका घर भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, वो ऑफिस भी हो सकता है। अब अगर आपने उसको पावर हाउस बना दिया, तो लाइट जगमगाने लगेगी। सही सही। अभी तक बिल्कुल 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 सही कहा आपने। अभी तक डॉक्टर साहब की बात से मैं एकदम। पूरा। और इसमें एक चीज तिवारी जी आपके इसमें जोड़ दो, जो अंतिम इन्होंने निर्जीव वस्तुओं के साथ प्रेम की जो बात की, अब इसमें विज्ञान ये देखिए कि जैसे माइक है, इसके साथ आप तमीज से पेश आए, इसको बहुत प्यार से आपने रखा, तो इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ये भाई 1 वर्ष चलना है, ये 10 वर्ष तक चलेगा। केयर के ऊपर है ना। हाँ, तो ये इसका देख मतलब क्यों आया था। देखिए, एक शब्द आया बाद में, हो सकता है गलत है डॉक्टर साहब। हैंडल विद केयर, हैंडल विद केयर, है ना, सही शब्द है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जीवन में आदमी है ना, अपनी गाड़ियाँ समय आने पर बदलता ही है ना, कार भी बदलता है ना। तो जब मैं शुरुआत में रेकी से पहले जब मेरी गाड़ी रखता था ना, तो मेरी गाड़ी थोड़े दिनों के बाद थोड़ी गड़बड़ करती थी ना, तो मैं हमेशा उसको नेगेटिव भाव से देखता था। मैं क्या बोलता था,
यार आज इसने फिर ओह यार ये तो बकवास गाड़ी है, पता नहीं कंपनी बेकार है यार ये। अब आज ये होता है, सबके साथ होता है। अब देखो यार चलेगी नहीं चलेगी, चलो ट्राई करता हूँ अभी, चलो लेके चलता हूँ आज इसको। तो हमेशा गाड़ी के साथ है ना एक नेगेटिव भाव रहते थे मेरे। तो मैंने देखा कि वो गाड़ी बार बार खराब होती थी मेरी, रियल में बता रहा हूँ। फिर ये साइंस जब समझ में आया ना, उसके बाद फिर मैंने अब उसके बाद, अब देखिए लोगों को लगेगा तो बड़ा अजीब सा, लेकिन ये हकीकत है कि ये भारतीय हमारी संस्कृति है कि हमें हर सजीव निर्जीव के साथ संपर्क करने की कला सिखाई गई है। तो आज मैं अपनी कार से एक्चुअल में बात करता हूँ। मैं अभी मेरी गाड़ी जब मैं सुबह निकालता हूँ ना, तो मैं उसको मैं रोज़ हाथ रख के, मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं हाथ रखता हूँ ऐसे, और हाथ रख कर मैं कहता हूँ कि तू मेरी बहुत प्यारी, जैसे धन्नो नाम दिया हुआ है, तो मैं कहता हूँ धन्नो तू बहुत प्यारी है, तो मुझे बहुत प्यार से ले जाती है, हमेशा मुझे सुरक्षित रखती है। तो मुझे मुझे बस इसी तरह मुझे हमेशा सुरक्षित रखना और मुझे बड़े प्यार से लेके जाना, और कभी कोई गड़बड़ हो जाए तेरे अंदर तो मुझे कुछ दिन पहले बता देना, क्या बात ताकि है। मुझे दिक्कत ना हो। तो आप हैरान हो जाएंगे, कई साल हो गए, मतलब मेरी गाड़ी मेरी जिंदगी, मुझे कभी आज तक याद नहीं आया कि मैंने रास्ते में कभी गाड़ी रुक गई और मुझे रोकनी पड़ी, करके बता रहा हूँ। क्या बात। अच्छा, फिर इतना ही नहीं, अब मैं थोड़ा और बताऊंगा तो थोड़ा लोगों को जाती लगेगी। मेरी देखिए, मेरी जो मर्सिडीज गाड़ी है ना, उसका एवरेज 8, 9, 10 ही होता है जनरली। हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल। तो मैंने उसको, मैं रोज हाथ रख के उसको क्या कहता हूँ मालूम है, कि तू मेरी प्यारी गाड़ी है, थोड़ा एवरेज अच्छा देना प्लीज मुझे ये तो मुझे बड़ी महंगी पड़ती है। ये तो शर्मा जी, आप गाड़ी का एवरेज बढ़ाने का एक मंत्र बता रहे लोगों को। बिल्कुल। गाड़ी का एवरेज बढ़ाने का मंत्र सीख ले दर्शक। और मैं आपको है ना अभी जाने से पहले मैं आपको वो देके जाऊंगा, मैंने उसका फोटो खींचा हुआ है। हाँ, पक्का वो लगाएंगे हम। हाँ लगाएंगे। 16.4 मर्सिडीज का। मर्सिडीज का मेरा एवरेज मुझे उसने दिया। कंपनी वालों ने हाथ नहीं जोड़ लिया आपके? हाँ नहीं तो ये देखिए, मजेदार बात क्या है, जब मैं करता रहता हूँ तब तक तो ये देती है, फिर जैसे ही मैंने बंद किया कुछ दिन में जगह साइलेंट हो गया, जगह पे आ तो जाएगी। वापस वो 12, 13, 10, 12 के 11 पे आ गया वापस। क्योंकि ऊर्जा लैक हो गई। ऊर्जा लैक हो गई। रोज करना है। ऊर्जा भी कोई कंटिन्यूस थोड़ी रहती मेंटेन। तो बोलते हैं कि, तो मेरा ये अनुभव रहा कि एवरीडे यू मस्ट लव योर कार, योर बेड, योर पैन, योर एवरीथिंग अराउंड यू। ये समझे। पहले मैं ना शर्ट पैंट रात को जो नाइट ड्रेस होता है ना, सुबह उठा के फेंक देते थे ना ऐसे बेड पे, तो अब मैं निकाल के उसको अच्छी तरह समेट के उसको पूरा प्रॉपर फोल्डिंग करके रखता हूँ और अच्छी तरह संवार के अलमारी में रखता हूँ, रेस्पेक्टफुली, जो पहले कभी नहीं करता था। क्या बात है। क्योंकि आदत नहीं थी ना भाई, पहले ऐसे लगता था, पर अब मैं समझ में आया कि द मोर आई लव एवरीथिंग अराउंड मी, द मोर लव आई विल गेट। और ये कोई भी व्यक्ति करके देख ले, 1 महीना अपने सामान के साथ प्यार करके देख ले, आप हैरान हो जाओगे कि विदाउट लव ही विल फील लव, विदाउट हैप्पीनेस ही विल फील हैप्पीनेस। क्यों? वो जो थ्रो कर रहा है वही तो लौट के आ रहा है ना। क्या बात है। ये मैं हमेशा कहता हूँ शर्मा जी, हमारे कई पॉडकास्ट में आपने सुना होगा, तो मैं ये कहता हूँ कि यूनिवर्स गोल है, और उसमें जो चीज़ आप डालेंगे वो लौट के आप तक आएगी। और मैं ये भी कहता हूँ उसमें एड ऑन करके कि अगर आप 1 डालेंगे तो वो 10 बन के लौटेगा आपके पास। बिल्कुल। तो हम उन तरंगों में हम ही तो जीते ना भाई जी। हमारे आसपास की तरंगे कैसे निर्मित हो, ये डिसीजन आपके हाथ में है ना। बिल्कुल। वो प्यार से सकारात्मक हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल। वही चीज जो आपके लिए अनुकूल नहीं थी, वो ऊर्जा अगर सकारात्मक हो जाएगी आसपास की, तो वो आपको शुभत्व की तरफ ले जाएगी। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। लेकिन चूंकि स्वास्थ्य पे हम दूसरे वाले सेगमेंट में जाएंगे जिसमें जीवन दर्शन में बहुत सारी चीजें हैं, मेरे मन में बहुत सवाल हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड। शुरुआत में डॉक्टर साहब आप कह के निकल, मतलब आपने दूसरे विषय में चले गए, लेकिन मैं सही बताऊं आपसे, बीच बीच में एकाग्र होते हुए बार बार मेरे मन में वही चीज घूमे। डॉक्टर साहब की बात बहुत बड़ी बात है जिंदगी की, 2 किडनी खराब, आप सोच रहे हो, उस पर ध्यान ही नहीं गया, हम दूसरी बात पे उससे निकल जाना, 2 किडनी खराब होने के बाद, ये मेरे लिए तो, और इस उम्र में फिर ऐसे रह जाना। तो स्वास्थ्य के लिए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आज के इस दौर में हम देख रहे हैं, कम एज में भी 40 से जब नहीं होता था, बीपी, शुगर, थायराइड, लोग दवाइयों पे दवाइयाँ खाए जा रहे हैं। किडनी वाली डिसीज से आपने रिकवर कर लिया, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। हमारे दर्शक जो, क्या इनका इलाज संभव है, जो जिनकी गोलियां चल रही हो, बीपी, शुगर, थायराइड, वो कैसे हो सकता है? रैकी क्या करें? नहीं देखिए, क्या होता है कि पहली बात तो ये कि हमारे जो बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं ना, वो अगर ठीक नहीं हुए तो हम कभी
इस तरफ जा नहीं पाएंगे। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है कि कोई बीमारी हो, बचपन से हमारे माँ बाप भी हमारे कानों में डाल देते हैं, दवा खा लो, दवा के डॉक्टर के पास ले जाओ, ये जो वर्ड सही होते हैं ना, तो हम जनरली उसी की तरफ भाग रहे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चूंकि डॉक्टर उसका जानकार है और हम अनजान है, तो हमें उसके पास जाना और ही लाभ पड़ता भी है। तत्कालिक चाहिए। नहीं चाहिए और जाना ही पड़ता है, अच्छी बात है। और वैसे भी देखिए, मेडिकल साइंस कोई गलत नहीं होती, कोई भी साइंस गलत नहीं होती। टाइम पड़ने पर राहत सबको चाहिए होती, लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि बाहर से कोई चीज़ दवा आएगी और मुझे ठीक करेगी, ये सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मेडिसिन इज ए इनर्ट मैटर, इज ए डेड मैटर। वो हमारे बॉडी में जाकर देखिए क्या होता है, वो हमारे लिए एक फॉरेन सब्सटेंस है, वो हमारे लिए केमिकल है, समझे ना। देखिए बॉडी में क्या होता है कि जब आप एक अबनॉर्मल केमिकल देते हैं ना, तो बॉडी क्या करती है, उसको प्यार से अंदर, रेस्पेक्टफुली अंदर लेती नहीं है, उसको विरोध करके उसको किसी तरह उसे छुटकारा पाने की कोशिश करती है। तो इसलिए हर मेडिसिन, चाहे आप देखिए, आप जो शरीर का भोजन नहीं है, आप अगर वो शरीर को देते हो तो शरीर उसका प्रतिरोध करके उसको निकालने की कोशिश करेगा ही, हर हालत में। तो क्या होता है कि एक देखिए, जब हम मेडिसिन में हमेशा हर आदमी को समझना चाहिए कि हर मेडिसिन में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, प्रतिक्रियाएं करती है उसको, तभी तो उसका हमें लाभ महसूस होता है। तो रिएक्शन में वी आर लूजिंग आवर एनर्जी, वी आर नॉट अर्निंग आवर एनर्जी। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उससे। देखिए यूँ समझो, जब मुझे किसी मेडिसिन को रिएक्ट करना है ना, तो मेरे फिक्स्ड डिपॉजिट में से, मेरे जीवनी शक्ति के खजाने से मुझे अपने पैसे निकाल कर उसको खर्च करने पड़ेंगे रिएक्शन में। तो मतलब एवरी डे आई एम लूजिंग माई एनर्जी, आई एम नॉट अर्निंग माई एनर्जी। पहली बात तो ये समझनी चाहिए, ठीक है। तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि जब हम दवा लेते हैं ना, तो शरीर जहाँ बीमारी के अबनॉर्मलिटी जो डेवलप हो गई उसी से फाइट कर रहा है, तो अब दवा एक दूसरा और एक समझो एरिया खड़ा हो गया जहाँ पे बॉडी को फाइट करना पड़ रहा है। तो बीमारी में हमेशा दो चीज़ से फाइट करना पड़ता है, बीमारी से भी और दवाओं से भी। वी आर फाइटिंग ऑन द टू फ्रंट्स, ऐसे यूँ समझ लें। तो इसीलिए दवाएं रिलीफ के लिए लेना है, 2-4 दिन ले लें, 10 दिन ले लें, पर उससे ज़्यादा अगर आप उस पर डिपेंड रह गए कि दवाओं से हेल्थ और इम्यूनिटी मिलेगी। मेरा अपना एक सेंटेंस है इसके लिए, मैं क्या कहता हूँ कि जिस दिन हेल्थ और इम्यूनिटी बाहर से मिल जाएगी, उस दिन परमात्मा की मृत्यु हो जाएगी। क्यों? फिर तो नियम का कोई अर्थ नहीं रह गया भाई। तो और जितनी भी पैथियाँ है ना, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, ये किसके ऊपर नाच रही मालूम है? सेल्फ हीलिंग पावर के प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं सेल्फ हीलिंग पावर का प्लेटफॉर्म निकाल दूं नीचे से, तो सारी पैथियाँ धराशायी, 1% भी काम नहीं करेगी। क्योंकि who reacts? Your self-healing power. Your body reacts to everything. अगर बॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगी तो तुम चाहे संजीवनी बूटी खा लो ना। तो आज आईसीयू में वेंटिलेटर पे जाके आप ऑक्सीजन भी देते हो, इंजेक्शन भी ठोकते हो, डॉक्टर कहता है सॉरी वी कांट सेव हिम। क्यों? बॉडी इज नॉट रिएक्टिंग टू एनीथिंग नाउ। तो मतलब क्या मालूम है, आज देखिए, आज जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया सपोज, और उसके पास 10% बैटरी बची हुई है सपोज, अब वो हॉस्पिटल जाता है। कई बार क्या होता है, डॉक्टर सोचता है मैं अगर इसको इंजेक्शन दूंगा तो उस मेडिसिन को रिएक्शन करके बॉडी थोड़ी ऐसे सचेत हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है मालूम है, वो रिएक्शन के चक्कर में वो बची कुछ एनर्जी भी खर्च हो जाती है और वो उसको लाभ नहीं मिल पाता फिर। नहीं सही है, लेकिन इसमें एक सवाल और आपसे जुड़ा हुआ कि अब जैसे मान लीजिए कि अब इसे मैं क्या मानूं कि बीपी और शुगर की गोली अगर कैसे ठीक करें? नहीं ठीक करें कैसे? और दूसरी चीज सुनील, अब वो ऐसा बन गया है कि डॉक्टर साहब अगर ना खाएं तो फिर वो, उन्होंने कहा, आप देखिए परिवारों में होता है कि डॉक्टर मतलब होगा कि अरे इन्होंने आज दवाई मिस कर दी, बढ़ गया बीपी, आज इन्होंने दवाई मिस कर, कॉमन चीज है सर, लोग रिलेट करेंगे। देखिए, लेकिन वो दवाई बेचारे अगर छोड़ना भी चाहें, कैसे छोड़ेंगे डॉक्टर? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, डिजीज इज नेवर टू बी क्योर्ड, इट इज ए शेडो। वो एक परछाई की तरह है। आप एक कारण जुटा रहे हैं, ऐसे ईंटें जमा कर रहे हैं और उसकी एक शेडो पड़ रही है। तो मैं क्या कहता हूँ, आप शेडो को क्यों लड़ाई कर रहे हो भाई? आप एक एक ईंट को पहचान के निकालना शुरू करो ना, ऐसे एक एक करके।
तो उसका कारण जैसे ही गायब हुआ परछाई भी गायब हो गई। बीमारी देखिए, खत्म। ब्लड प्रेशर इज टू बी मेंटेन्ड। पैंक्रियास को डैमेज करने के लिए आप कारण जैसे ओवर कार्बोहाइड्रेट जैसे लोग खा रहे हैं, तो आप दे रहे हो तो बंद करो ना भाई। आज डायबिटीज कंट्रोल कैसे हो रही है? तो शुगर कम खा, कार्बोहाइड्रेट कम खा, तभी तो कंट्रोल है ना ऐसे। तो मूल बात क्या है कि कोई भी बीमारी में आप कहते हो सब ट्यूमर हो गया, भाई शरीर को शौक नहीं था, आपने फैट ऐसी खाई कि बॉडी को मजबूरन कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट करना पड़ा, और वो ट्यूमर बन गया। हाँ वो ट्यूमर बन गया। तो आप वो फैट खाना बंद करना भाई। तो देखिए बॉडी, मैंने आपको क्या बताया, शरीर आपसे ज़्यादा परेशान है ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए। देखिए ब्लड प्रेशर भी बॉडी का एक रेमेडियल एक्शन है, मालूम है आपको? जैसे एग्जांपल, नॉर्मल 120/80 ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, लेकिन अगर तो मेरा खून अगर पतला है नॉर्मल है तो 120/80 है। अब मेरा खाना मैंने इतना कोलेस्ट्रॉल वाला, इतना टॉक्सिक वाला खाना खाया कि जिससे मेरा ब्लड एसिडिक हो गया, ठीक हो गया। अब मेरा ब्लड प्रेशर अब मेरा ब्लड हो गया थोड़ा सा शहद की तरह, ये समझो पतली शहद की तरह। हाँ, ठीक है। तो अब पानी को तो नॉर्मल तो ब्लड को भेजने में पहले बॉडी को 120 का पंप लगा के काम चल जाता था। अब ये इसको फेंकने के लिए क्या करना पड़ता है? वो कहती है भैया 120 से काम नहीं चल रहा है, तो बॉडी कहती है एक काम कर 150 वाला पंप लगा। तो बॉडी कभी भी गलत काम नहीं करती, ये तो सबसे पहले विश्वास को होना चाहिए। शरीर का हर एक्शन आपको जिंदा रखने के लिए होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक नहीं है? खतरनाक नहीं होता। खतरनाक किस सेंस में होता है कि आप कॉज को मेंटेन करते जाते हो और ब्लड प्रेशर रेज होता चला जाता है, स्ट्रेस बंद नहीं कर रहा हूँ, खाना पीना बंद नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जारी रख रहा हूँ, तो क्या होता है धीरे धीरे 160, 170, 180, 200 होते होते फिर बॉडी कहते हैं भैया अब मैं हैंडल नहीं कर सकता, फट जाओ जी, अब क्लॉटिंग कर दो जी यहाँ पे ब्रेन में। अब हाँ, एक लिमिट है उसकी। लिमिट, तो वो लिमिटेशन क्यों आती है? क्योंकि आपको डॉक्टर भी आपको बताता नहीं है कि कारण क्या है, और आपको भी नहीं मालूम कि कारण क्या है, ठीक है ना। तो मैं आज आपको इस सेशन में ना मैं कुछ कारणों पे चर्चा करूंगा जिससे कि सचमुच लोग जाने, उससे मुक्त हो जाएं, ठीक है, रिकवर हो जाए परमानेंटली, बता रहा हूँ। जी। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दुनिया की कोई ताकत मुझे बीमार नहीं कर सकती। तो मेरा पूरा परिवार है ना, अब मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े 45 साल के जी, और मेरे 2 ग्रैंडसन भी है जी। आपको जानकर के हैरानी होगी जी, आज तक किसी को वैक्सीनेशन नहीं लगा, किसी ने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी, कोई बीमार नहीं पड़ा, 2 मिनट भी, 1-2 मिनट भी कोई बच्चा रात को आज तक मेरे घर में कोई नहीं रोया। क्या बात। मेरा मानना क्या मालूम है? बड़ी हैरान करने वाली बात है। सुनिए, मेरा मानना क्या मालूम है? जी। बच्चों को रुलाने की व्यवस्थाएं पैदा की जाती है, बच्चों को अपने आप रोने का कोई शौक नहीं है। जी, ठीक है जी। अच्छा, तो हमने क्या किया? क्यों बच्चे बीमार नहीं पड़े? जी, क्योंकि हमने डिजीज के कॉज नहीं दिए। इसीलिए बच्चों को देखिए, एक 2-4 साल का बच्चा किसके हाथ में है? क्या उसकी लाइफस्टाइल गलत है, उसको टेंशन बहुत है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तो आपके हाथ में था ना। तो आपने उसको गलत ट्रीट किया, इसलिए बीमार पड़ा, उसको स्मॉल पॉक्स हो गया, डिप्थीरिया हो गया, मम्स हो गए, उसको टॉन्सिल्स हो गए, आप जिम्मेदार हो उसके लिए। तो वो कारण हमने दिया नहीं, इसलिए हमारे बच्चे बीमार पड़े नहीं। तो अब वो क्या कारण है? देखिए 3 मेजर कॉज है जो हर एक को समझना चाहिए। ठीक। देखिए पहला है हंगरलेस ईटिंग, भूख के बगैर खाना खाना। भूख शरीर की एक सिंपल सी फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज जो कहता है लाओ भैया मैं खाना पचाने को तैयार हूँ, और नहीं भूख का मतलब डालना मत जी, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं कहीं एंगेज हूँ। लेकिन आप क्या कहते हैं मालूम है? नहीं भैया 9 बज गए, ऑफिस जाना है इसलिए खा लो, 2 बज गए इसलिए खा लो, घर आ गया इसलिए खा लो, आज मैंने खाया नहीं इसलिए खा लो, बेकार जाएगा इसलिए खा लो, ज़्यादा बन गया इसलिए खा लो, फ्री में मिल रहा है इसलिए खा लो। क्या बात है। तो आपका जो खाना है ना वो साइकोलॉजिकल और टाइमली होता है। हाँ, बच्चों को भी ठूसा जाता वही है, नहीं, वो कह रहा नहीं खाऊंगा, बोले खा। हाँ, तो शरीर क्या कहता मालूम है? हाँ। भाई साहब मुझे आपकी मजबूरियां नहीं मालूम, हाँ, मैं मांगू और दोगे हाँ, तो खाना 100% पचा दूंगा, और मैंने नहीं मांगा और आपने दे दिया तो थोड़ा की छोड़ दूंगा। क्योंकि नो हंगर मीन्स व्हाट? नो जूस सिक्रेशंस, सिंपल सा साइंस। तो हम लोग क्या करते हैं? अनटाइमली बगैर डिमांड के बॉडी को दे देते हैं। तो मैक्सिमम एसिडिटी, गैस, अपच का कारण क्या है? कि आपकी बॉडी ने मांगा नहीं था, आपने सप्लाई कर दिया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो हमारे बच्चे क्यों स्वस्थ रहे मालूम है?
हम अपने बच्चों के पीछे खाना लेके कभी नहीं भागे, वो हमारे पीछे भागे कि खाना कब दोगे। बस इसलिए हेल्दी है। क्या बात है। देखिए, जिस दिन आपने सच्ची भूख से खाना सीख लिया ना, खाना घटिया था कि खाना भारी था, पचने की 100% गारंटी। हाँ, क्योंकि शरीर तैयार है ना भाई, भूख लगा रहा है ना। आपने कभी नोट किया होगा, अच्छी भूख में आप शादी में जाओ और खाना खाओ, आपको भारी नहीं लगेगा खाना। हाँ, थोड़ी कम भूख में जाओ और खा के आओ तो लगेगा कि आज पेट बड़ा भारी हो गया। सिंपल सा। तो इसलिए जिस दिन हमने रियल भूख सीख ली ना, जी, तो उसी दिन क्या होगा कि आपका खाना पचेगा ही सही, और पच गया ना तो आते डिजाइन की गई है मोशन निकालने के लिए, उसका काम धंधा है मोशन निकालना। जी, तो पेशाब करने को 60-70 सेकंड लगते हैं, स्टूल पास करने को सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। आप फोन होल्ड करके जाके आ सकते हो, इतना फास्ट होता है। जी, देखिए, कॉन्स्टिपेशन को लेकर है ना, लोग जनरली परेशान रहते हैं ना। जी, तो कॉन्स्टिपेशन का कारण ये नहीं कि तुमने फाइबर नहीं खाया ना, तुमने ये नहीं किया ना, तुमने एक्सरसाइज नहीं की, नहीं। कॉन्स्टिपेशन इसलिए होती है कि आपको भूख नहीं थी और आपका वो नीचे खाना नीचे आंतों से निकलने के लिए तैयारी कर ही रहा था, मतलब वो बाहर सामान लेके बाहर जा ही रहा था, इतने में आपने बगैर भूख के ऊपर से खाना दे दिया। तो वो जो काम वाले आपके बाहर सामान को भेजने वाले, वो कहते हैं अरे भैया पता नहीं अचानक कोई आ गया यार, उधर मेहमान, जरा देखना उधर कौन आया। समझे ना। तो वो सारी एनर्जी जो बाहर की तरफ जाने वाली थी, वो एनर्जी वहाँ से, बॉडी पर लिमिटेड एनर्जी है भाई, बिल्कुल। वो सीधी वहाँ पर डाइवर्ट हो गई। तो यहाँ एनर्जी लो हो गई। तो वो अब यहाँ पे क्या बोल के आ रहा है, तो एक आदमी को रोक के बोलते थोड़ा रुकना, मैं जरा वहाँ कोई आया हो, एक मिनट देख के आता हूँ। हाँ, तो ये हालत होती है, इसलिए कब्ज होती है। क्या बात तो है। अगर जिस दिन जिस व्यक्ति ने भूख से खाना सीख लिया ना, उसका पेट समय से साफ होगा ही, क्योंकि खाना भूख से पचेगा ही, और पचेगा तो नीचे आएगा ही, और आएगा तो आते उसको निकालेगी ही। निकालेगी। सिंपल सा साइंस। और नहीं निकल रहा है तो आप नियम का पालन चूक रहे हो, बस ये समझ लें। ठीक है, तो ये पहला कारण है। हाँ। और दूसरा कारण क्या है कि पेट, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस हमारी बीमारी की जड़। वो क्या है कि शरीर है ना, बढ़िया खाना पचाने के लिए डिजाइंड है। एक अच्छी फैक्ट्री मिली है जिसमें अच्छी साड़ी बन के बाहर निकलती है, जी, है ना, ऐसे समझ लो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक साथ वेराइटीज ऑफ आहार जो है ना डाल देते हैं बॉडी में, यानी कि सो मेनी स्टार्चेस एंड प्रोटीन्स एट ए टाइम। देखिए, बॉडी एक बार में एक प्रकार का कोई भी सॉलिड फूड, स्टार्च या प्रोटीन खा सकता है। ठीक। क्योंकि हर एक के जूसेस अलग अलग है, स्टार्च के अलग होते हैं, प्रोटीन के अलग अलग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक साथ अगर एक नॉर्थ इंडिया खाना देखो आप, रोटी भी, दाल भी, पनीर भी, आलू भी, दही भी, सब एक साथ खा लेते हैं हम लोग। तो शरीर में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि दही ये तेरा जूस, पनीर ये तेरा जूस, आलू ये तेरा जूस, ऐसा नहीं है बॉडी में कोई प्रोविज़न। कंबाइंड बनता है। वो बॉडी में जाकर कुछ जो पहले आहार गया ना, उस पर वर्क शुरू होता है, बाकी आहार को फर्मेंट होकर सड़ना पड़ता है वहाँ पे। तो इनडाइजेशन का जो सबसे बड़ा दुनिया में कारण है ना, वो है रॉन्ग कॉम्बिनेशंस। अब देखिए, तो अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा साइंस क्या बताना चाहता हूँ। दुनिया में देखिए, जनरली तो 3 ठोस आहार लोग खाते हैं। एक तो नॉनवेज खा रहे हैं, एक दूध दही पनीर खा रहे हैं, या एक अनाज दाल खा रहे हैं, और चौथा मालूम मेवा भी खा रहे हैं, सब नट्स है। ये 4 ठोस आहार है। तो अगर आप कोई नॉनवेज खाता है तो नॉनवेज के साथ में सलाद और सब्जी जो कि नॉन स्टार्चस नॉन प्रोटीनस है, वो कॉम्बिनेशन में खा सकते हैं, सलाद और सब्जियां। अच्छा, ठीक है। और एक और साथ में एक नॉनवेज की आइटम होगी, मान लो कोई ठीक है। कोई कहता नहीं साहब मैं तो रोटी दाल खाता हूँ, वेजिटेरियन हूँ, जी, तो सलाद सब्जी और रोटी दाल, सिंपल बस। अब साथ में नॉनवेज और दूध दही पनीर नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा, अगर उसके साथ में एक आने आ गए, जैसे लोग है ना नॉनवेज के साथ रोटी दाल भी खा लेते हैं, हाँ, रायता भी। रायतों तो हाँ, तो दही होता भी खा क्या है लेंगे। हाँ, दही। कि नॉनवेज प्योर प्रोटीन है, उसका एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाइजेशन होता है, और स्टार्च जो होता है वो अल्कलाइन मीडियम में डाइजेशन होने के लिए आंतों में जाना पड़ता है, जो आगे खिसक नहीं पाता इस चक्कर में। तो इसीलिए कभी भी ध्यान रखें, अगर आप रोटी दाल खा रहे हैं तो खाने के अंदर नॉनवेज नहीं होना चाहिए, और साथ में दूध दही पनीर नहीं होना चाहिए। क्यों? दूध, देखिए आपने देखा होगा परमात्मा ने दूध क्यों बनाया, दांत नहीं आने तक अकेला पीने के लिए। जी, ताकि उसके बाद साथ में कुछ चीजें न जाए, मिक्स ना हो। हाँ,
दूध के साथ कोई चीज़ मिक्स नहीं कर सकते हम। हाँ हाँ तो अगर किसी को दूध पीना है तो खाली पेट पी ले, लस्सी पीनी तो खाली पेट पी ले, लेकिन रोटी दाल के साथ कभी ना खाएं। जैसे दूध और दलिया, ब्रेड और दूध, बिस्किट और दूध, कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क, ये कॉमन जो आजकल कॉमन चल रहे हैं ना, ये इंडाइजेशन का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है। तो कोशिश करें कि ये इस चीज़ से बचें कि दूध की आइटम, जैसे शादी ब्याह में भी जाते हैं ना, तो दूध की मिठाई ना खा के शादी ब्याह में अनाज की मिठाई खाएं। अन्य दालों वाली मिठाई होती है ना, लड्डू जलेबी जैसे, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे, तो फिर आपका पेट थोड़ा शांत रहेगा, तो पेट बोलेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या हो गई कि हमारे खाने में फालतू में खटास बहुत ज़्यादा डालने लगे, अमचूर, इमली, टमाटर वगैरह। तो हम तो नींबू भी डाल लेते हाँ, हैं। वही नींबू भी बहुत दाल ऊपर से सब भी में ले डाल। लेते हैं। देखिए क्या होता है, हमारा अभी एक रोटी आप खा रहे हो मान लो, तो आपको मीठी लगेगी रोटी, चबाते हुए, लेकिन अगर आपने थोड़ा नींबू का अचार लगा दिया ना, अब आपको रोटी मीठी लगेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि खटास के प्रेजेंस में जो टाइलिन जूस निकलता है ना, वो अल्कलाइन होता है, वो निकलता ही नहीं फिर। अच्छा, तो मतलब खटास के प्रेजेंस में स्टार्च के लिए जो अल्कलाइन जूस निकलने चाहिए वो नहीं निकलते, क्योंकि आपने फालतू में, खटास का संबंध नहीं था रोटी के साथ, पर आपने डाल दिया जी। अब तो होता क्या है कि ज़्यादा, देखिए कभी कभार शौक से खा लिया अलग बात है, पर नॉर्मल रूटीन में क्या है, लोग अमचूर ने, इमली ने, आपने कभी नोट किया होगा, आप कभी साउथ इंडिया का वो सांभर खा के आते हो तो आपके यहाँ पे एसिडिटी जैसी लगने लगती है। क्यों मालूम है? क्योंकि इमली होती है उसमें। तो अमचूर इमली अगर आप ज़्यादा डालोगे किसी में, तो फिर आपको खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होगा। ये आपके अपच, गैस, एसिडिटी के कारण बता रहा हूँ मैं। अच्छा। तो ये अगर निकल गया, कॉम्बिनेशन सिंपल हो गया, तो आपको पता कैसे चलेगा मेरा खाना पच रहा है? अपने स्टूल को हर एक को रेगुलरली वॉच करना चाहिए। अगर आपने खाना भूख से खाया और खाना आपका सिंपल कॉम्बिनेशन था, जैसे रोटी सब्जी या दलिया या खिचड़ी या दाल चावल, सिंपल दाल चावल, ऐसे सिंपल, तो फिर आपका मोशन बंधा हुआ होगा, पॉट पे चिपकेगा नहीं और बदबू नहीं होगी। क्योंकि बदबू नहीं होने का मतलब क्या? आपका खाना पेट में सड़ के नहीं निकला भैया। और अगर आपको लगता नहीं भैया ऐसा तो नहीं है, सेमी सॉलिड है, बार बार जाना पड़ता है, बदबू भी होती है, चिपकता भी है, पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो समझ लेना भैया, धागा तो डालते हो मशीन में, कपड़ा तो बनता नहीं, गुच्छा बन के निकल जाता है। और हम किस बात से खुश होते हैं कि कम्बक निकल तो गया, हाँ राहत मिल गई। राहत मिल गई। निकल जाना मोशन नहीं है भाई, फैक्ट्री में माल बराबर बनना चाहिए। ये समझ ले। ऊर्जा भी नहीं बनेगी। नहीं बनती, फिर हमें मिलते कि पूरा पोषण भी तो नहीं मिलता ना। जी, जी। देखिए रॉन्ग फूड, वैरायटी का, Nutrition नहीं वैरायटी मिलेगा। का मतलब ये कुपोषण। अच्छा। वैरायटी मीन्स कुपोषण और सिंपल आहार मीन्स टोटल न्यूट्रिशन। क्योंकि बॉडी पूरा काम करेगी ना। तो ये ड्राई फ्रूट्स जो खाते हैं वो कैसे, उसको वो भी कब सलाद लेने सब्जी चाहिए? के साथ, सलाद सब्जी के साथ अलग से नहीं। क्यों? वो अपने आप में सिंगल नहीं खा सकते? नहीं, सिंगल ऐसे जैसे खा लो। डेट्स वगैरह सुबह खा लेते हैं नहीं लोग। वो तो खाइए ना। देखिए नट्स जो है वो एक मील की तरह खाओ, आप उसको स्नैक की तरह मत खाओ भाई। अच्छा। इससे मील, इससे हाई प्रोटीनस फूड। पर लोग क्या करते हैं, वो हर सब चीज़ें एक साथ खा लेते हैं ना, तो बॉडी में सबके डाइजेशन की कोई सुविधा नहीं है। जी। ये जिस दिन देखो, मैं यूँ कहता हूँ, गरीब की तरह खाओ, अमीर की तरह जियो। तो मतलब सिंपल खाना खाओ जी। और आपको बाकी कैसे जीना जी लो, ठीक है। लेकिन खाने में गरीब रहो। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया कि खाना संतुलित खाना है, और जब मांगे तब कॉम्बिनेशन खाना है। सिंपल करना है। और कॉम्बिनेशन। अब तीसरा जो है ना जी। ये सबसे बड़ा कारण है बीमारी का। जी जी। देखिए मैं खोजते खोजते इस विषय में जो अंदर आया ना, जी। तो मैंने कहा ये मानव सभ्यता ही क्यों बीमार पड़ती है भाई? हाँ। ये 84 लाख योनियां हैं, उनमें तो कोई उनके चश्मे नहीं लगते, यहाँ का ईयरिंग के एड नहीं लगते, यहाँ गंजे नहीं होते, या उनके जॉइंट्स पेन नहीं होते, ब्लड प्रेशर नहीं होते, कैंसर नहीं होते। तो भैया ये ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम क्या है? हाँ नहीं शर्मा साहब, और ये सबसे बड़ा कि किसी जानवर को कोरोना नहीं हुआ। हाँ नहीं, कोरोना नहीं हुआ वही। तो मैंने कहा कि कहीं तो कि मतलब गड़बड़ क्या है। हाँ। तो मैंने कहा हमारा भी तो भगवान ने कोई आहार बनाया होगा यार। देखिए मैंने एक बात जानी, ये लोग अपना आहार खाते हैं जो भगवान ने बनाया है, इसलिए थोड़े हेल्दी रहते हैं। जी जी। तो इनके आहार में सब कुछ इनको मिल जाता है। जी जी। तो मैंने कहा यार मेरा भी तो आहार भगवान ने बनाया होगा यार। हाँ हाँ तो मैंने कहा मेरा आहार है कहाँ, हाँ हाँ। किसको मालूम है? जी। तो मैंने कहा फिर अब इसका पता कैसे चलेगा? अरे मैंने कहा जब गाय अपनी घास खोज लेती है, चिड़िया अपना दाना खोज लेती, साला मैं क्यों नहीं खोज सकता मेरा खाना? तो मैंने कहा मेरी आत्मा से पूछो भाई, अंतर प्रेरणा से। तो मैंने कहा अगर मैं एक थाली में कच्चा मांस लाके रखूं, क्या आपकी आत्मा कच्चा मांस देखकर हृदय से गदगद होती है? मेरे अंदर से आवाज है नहीं भैया। कच्चे अंडे देखकर क्या मुंह में लाट टपकती है क्या? मैंने कहा नहीं भैया।
फिर लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर मैं गेहूं के ढेर, चावल के ढेर, बाजरे का ढेर, रागी का ढेर अगर मैं लगा दूं, तो कच्चे अनाज के दाने देखकर क्या तुम्हारे मुंह में ला टपकती है? आपको लगेगा नहीं भैया, सच्ची बात है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट। लेकिन जैसे ही तुम केला, चीकू, पपीता, आम, अखरोट, बादाम देखते हो, देखते ही तुमको नहीं लगता हम बने तुम बने एक दूसरे के एक लिए? दूसरे के लिए एक स्वाभाविक आकर्षण। और अच्छा, और वो फल सलाद में फल मेवा खाने के लिए आपके दिमाग में रत्ती भर भी ये डायलॉग नहीं आएगा कि नमक, चीनी, घी, तेल, मसाले कुछ मिल जाए तो खाऊं। क्या बात है। होता ही है। और एक और सबसे बड़ी चीज़ क्या मालूम है, सिर्फ हमारे भोजन में, फ्रूट्स और नट्स में परमात्मा ने सुंदरता, सुगंध और स्वाद तीनों दिए। सिर्फ हमारे भोजन में दिए हैं, बाकी दुनिया के किसी भोजन में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। तो फिर मैंने देखा कि आदमी की ओरिजिनल डाइट जो है वो फ्रूट्स नट्स है, ग्रेन्स नहीं है, अनाज नहीं है। तो अनाज क्या है? ये घास के बीज हैं जो आदमी ने खाने के लिए उससे तरीके खोज लिए। देखिए कैसे, अब आप कच्चा तो अनाज खा नहीं सकते, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं भैया, उबाल के देता हूँ जी, उबाल के खाओ जी। तो उबाल के भी क्या आप फीकी रागी, फीका चावल, फीके आप गेहूँ, उबले हुए गेहूँ आप बगैर नमक चीनी के खा सकते हो? नहीं खा सकते। आप बगैर नहीं खा सकता भैया। तो अब आपको जरा सोचिए, एक रोटी खाने के लिए आपको समुद्र से जाके नमक सुखा के लाना पड़ेगा, गाय पैदा करके घी निकालना पड़ेगा, तिल पैदा करके तेल निकालने पड़ेंगे, 10 तरह की सब्जियां पैदा करनी पड़ेगी, 10 तरह के मसाले भी पैदा करने पड़ेंगे, राई, जीरा, हींग, मेथी, हल्दी, धनिया सब पैदा करने पड़ेंगे, आग पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके आपके मुंह में एक रोटी घुसती है। और आप लोग क्या कहते हो? मैं तो रोज नॉर्मल खाना खाता हूँ। ये नॉर्मल खाना है, इतना डिपेंडेंट। और जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर निकालता क्या है? जो जोड़ा वही तो निकालता है। नमक निकाल, चीनी निकाल, घी तेल निकाल। आपकी 40-50 के बाद डॉक्टर क्या निकालता है? शुगर, बीपी। यही तो निकालता है ना। तो जो जोड़ा उसने तो बीमार किया था भाई, कोलेस्ट्रॉल। इसके चक्कर में तो ये नमक, चीनी, तेल, घी तेल घुसे ना। अगर केला खाना होता तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा क्या कभी, भाई साहब मैं केला कैसे खाऊं, घर में तेल नहीं है छोंकने के लिए, या भाई साहब मैं आम कैसे खाऊं, थोड़ी हरी मिर्च मिल जाएगी जिसके थ्रू खा लूं। अरे किसी का खाना डिपेंडेंट नहीं है कि गाय ने कभी ऐसा कहा हो, भाई साहब ये आपने घास क्या दे दी, थोड़ा केचप नहीं है क्या? तो मतलब किसी का भोजन डिपेंडेंट नहीं है। और हमारा इतना डिपेंडेंट भोजन, हम उसको नॉर्मल खाना मान के चल रहे हैं। तो अनाज जो है, ठीक है, अब हम बहुत दूर आ गए। अनाज हमारा ओरिजिनल फूड नहीं है, हमने अडॉप्ट किया है, तो कोई बात नहीं, खाना है। तो अनाज की प्रॉब्लम क्या मालूम है? अनाज अर्थी एलिमेंट्स का फूड है, पृथ्वी तत्व का आहार है, शरीर में जड़ता और भारीपन पैदा करता है। तभी अनाज खाओ और घोड़े बैलों की तरह नहीं भागे, तो अनाज आपको खा जाएगा। तो अनाज के इस दुर्गुण को जब हमारे ऋषि उन्होंने पहचाना, तभी उन्होंने हमें उपवास का मतलब क्या, इस एक्सट्रीम में जाओ तो वापस इस एक्सट्रीम में आओ। राइट भाई तुम्हें रेस्ट क्यों करना है? बहुत काम किया जी, इसलिए रेस्ट करना है। जी। तो क्योंकि अनाज से बचे कैसे भाई? आज एकादशी, आज पूर्णिमा, आज शिवरात्रि, आज कृष्ण जन्माष्टमी, खाना मत खा, किसी तरह बच इससे। अच्छा, अनाज के चक्कर में बॉडी जब स्टिफ होती चली गई ना, आपको जानकर के हैरानी होगी कि हमारे योगियों को 500 तरह के योगासन निकालने पड़े। दुनिया में आदमी ही ऐसा प्राणी है जो इतने सारे एक्सरसाइज करता है। शर्म की बात नहीं है। अरे सिंपल एक्सरसाइज है, चलना फिरना, दौड़ना, उतरना, चढ़ना, खेलना, कूदना, ये एक्सरसाइज है। ये कोई एक्सरसाइज है? इधर से बैंड करना, उधर से बैंड करना, एक योगा टीचर रख, फिर उनसे सीख के करने। क्या मतलब है भाई? ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि तूने बॉडी को यहाँ से स्टिप किया, तो योगी कहता है यूं बैंड कर भैया, अब इधर से स्टिप किया तो यूं बैंड कर, अब करता रहे जिंदगी भर, स्टिप करता रहे और तोड़ता रहे। तो आदमी कर क्या रहा मालूम है? स्टिप खा खा के किए जा रहा है और फिर उसको योगा कर करके तोड़े जा रहा है, बस। तो आप जानते हैं दुनिया में हर प्राणी का शरीर मरते दम तक फ्लेक्सिबल होता है, हमारा भी शरीर फ्लेक्सिबल है। तो अब यहाँ पे समझना क्या मालूम है? द लेसर द ग्रेन, द मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन योर बॉडी। क्या बात। तो जितने ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये जितने भी जॉइंट्स पेन है ना, ये सब स्टिफनेस की बीमारियां हैं। आपकी खून की नलियां क्यों हार्ड हो गई?
क्योंकि अनाज खाने से वो अर्थी एलिमेंट्स के कारण वो धीरे धीरे सिकुड़ती चली गई। इसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो क्यों सिकुड़ी? क्योंकि आपने स्टिफ होने के सामान सप्लाई किए भाई। तो हाँ। इसको शर्मा जी मतलब हम संक्षेप में अगर ये समझे, ये 3 चीजें हैं। एक तो कम खाना है, हाँ। जब लगे तभी खाना है। एक तो भूख लगे तो खाना, हाँ, कम नहीं। भूख लगे मतलब भूख हाँ। लगे तब खाना है, और कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए उसका। और तीसरा जो मनुष्यों का आहार है वो खाना है। अन्य अनाज कम खाना है। हाँ। देखिए, आप अनाज जैसे कम करोगे ना जी। सुनील जी, आप हैरान हो जाओगे। आप देखिए अभी जैसे लोग खा रहे हैं ना, मैं कहता हूँ 50% भी कट कर दो और करके देखो, आप हैरान हो जाओगे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा अपने आप में, शुगर आपकी नीचे आने लगेगी, और आपके अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो बॉडी में निकल गए ना, वो सारे डिजोल्व होकर डेमोलिश होकर बॉडी नॉर्मल मुझे लगेगी। याद आ गए। हाँ। एकदम एक व्यक्ति का हमने पॉडकास्ट किया। हाँ। वो अपने आप को ऋषि कहते हैं। हाँ। वो एक समय खाना खाते हैं और सिर्फ दाल रोटी खाते हैं, बस। और वो 45 साल से बीमार नहीं हुए। हाँ। मेडिसिन ही नहीं लेने की जरूरत पड़ी उनको। नहीं, क्योंकि बॉडी, देखिए बॉडी बीमार कब होती है? जब आपकी गंदगी 100 ग्राम निकाल सकती है कचरा, और आप 200 ग्राम कचरा खा रहे हो तो बीमार पड़ती है। तो अगर कचरा मेरा 80 ग्राम ही बन रहा है तो बॉडी बोलती नहीं जिंदगी भर भी। तो मूल बात क्या है? ज्यादा अनाज ज्यादा रोग, यो समझ ये सिद्धांत दिमाग में रख लें, और कम अनाज कम रोग, बस। ठीक। तो, एनके जी, मैं इस पर आते हैं हम, चूंकि हमने कहा कि 3 चीज़ों का आज आपसे इलाज लेना है हमें। ये तो आपने दैहिक समस्याओं का इलाज बता दिया जी। हाँ जी। दैहिक जितनी समस्याएं हैं, जितनी बीमारियां हैं, भाई ये होगी नहीं, ये कर लो। हाँ। अब आते हैं हम दैविक और भौतिक। तो दैविक में तो है कि भैया जो दैव जनित है, भूकंप आ रहा, तबाही, सुनामी, वो भी हमारी वजह से होता है, क्योंकि हम अगर प्रकृति के साथ न्याय करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगी। बिल्कुल। लेकिन अब भौतिक पे आते हैं, क्योंकि उसमें भी आप समाधान देते हैं, परम आनंद जिसको कहते हैं। हाँ। और वो परम आनंद कब? जब धन आएगा, पैसा आएगा, तो तब। तो आपके पास ये भी एक विचार है कि आदमी करोड़पति कैसे बन सकता है, आदमी सुखी, समृद्ध, संपन्न कैसे बन सकता है, इसके लिए क्या करे, ये बताइए। देखिए क्या है सुनील जी के परमात्मा है ना, ऐसा फूल पैदा करता ही नहीं जो खिले ना। क्या बात है। हर फूल संसार में खिलने के लिए आता है। हमारी जो एजुकेशनल सुविधाएं हैं ना, वो नहीं खिलने की है। हमारे घर में गुलाब का फूल पैदा होता है, हम कहते हैं बेटा मार्केट में गुलाब के फूल की डिमांड नहीं है, तो चमेली का फूल बन। आजकल इसकी बड़ी डिमांड है। तो जो जिसके लिए डिजाइंड है ना, उसके लिए उस फील्ड में जाने की हमारे यहाँ एजुकेशन में सुविधा नहीं है। हमारे अपने स्वभाव में जीने की न तो परिवार में पेरेंट की तरफ से सुविधा मिल पाती है अक्सर, और न समाज से मिल पाती है। ठीक है, तो मूल प्रॉब्लम एजुकेशन की हमारे। देखिए एजुकेशन इन इंडिया कैसा मालूम है? द मोस्ट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट गेट टेक्निकल सीट्स, सम बिकम डॉक्टर्स एंड सम इंजीनियर्स। द सेकंड क्लास पास गेट MBA, become administrator and control the both. The third class pass and enter politics and control the public. And fourth class, who could not educate himself, he become down and he control all the three above. और जो कुछ भी नहीं कर पाया, बाबा बन गया, वो सारे चारों इनके पास जा रहे होते हैं चरण छूने के लिए। तो मतलब हमारा सबसे बढ़िया धंधा बाबागिरी का इस संसार में इस वक्त। तो मतलब क्या है कि आज हमारा देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा इस संसार में हर आदमी अच्छे एक्सपर्ट की खोज कर रहा है। हाँ। और तो मैं क्या कहता हूँ, आप जिस स्किल में, जिस फील्ड में भी है, यू बिकम स्किल्ड एंड एक्सपर्ट प्रॉपरली, ताकि लोग आपको पैसा दे सके। यानी कि दुनिया तुम्हें पैसा देना चाहती है, तुम्हारे में लेने का दम नहीं है, मैं यूँ कहता हूँ। आज एक डॉक्टर बाईपास करता है, उसको तुम 5 लाख दे रहे हो, और एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर को तुम 2 लाख ही देते हो बस। क्यों? उसकी वैसी कैपेसिटी उसने डेवलप की हुई है। तो मूल बात क्या मालूम है? देखो ना, एक तुम कोई एक सामान चीज़ खाने जाते हो, छोले भटूरे, वो 100 रुपये ले रहा है, दूसरा 50 रुपये ले रहा है सिर्फ। तो मतलब क्या है कि पैसा देने में किसी कमी नहीं है। आज आप देना ही चाहोगे, पर कहता हूँ तुम क्वालिटी पैदा तो करो, अपने अंदर वो स्किल तो पैदा करो भाई। तो मेरा ये मानना, देखिए हम ऐसे नहीं कहते भाई साहब अच्छा डॉक्टर है क्या, अच्छा वकील कौन है यार, अच्छा प्लम्बर कौन है यार, अरे अच्छा टेक्नीशियन है क्या कोई एसी का। तो आप तो हर फील्ड में अच्छे आदमी खोज कर रहे ना भैया। कहते 2 पैसे ज्यादा दे देंगे, ज्यादा अच्छा ले, उसको बुलाओ यार। तो मतलब क्या है, पैसों की दुनिया में समृद्धि की कोई कमी नहीं है, सिर्फ वो स्किल्ड वर्कर्स हमें बड़ी मुश्किल से खोजने पड़ते हैं। देखिए मैं भी 75 साल में, अगर मैं आज कहूँ ना, अगर मैंने 100 लोगों को टेक्नीशियन को बुलाया होगा ना,
तो 90% तो जुगाड़ू। काम चलाओ, ठीक है, चला लो काम। इससे कैमरामैन है कि एसी का रिपेयरर है कि प्लम्बर है कि कारपेंटर है, ठीक है, ठीक ठाक है, आ भैया, जाता है। आ जाता है, बस ठीक है। तो मतलब आप जरा सोचो कि ये जो हमारे अंदर जो एक आदत जो हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग क्यों पैसा देंगे भाई? तो पैसे की कमी नहीं है, मैं यूँ कहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात क्या है, हम पैसे वाले क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हमने गरीब बने रहने के श्रेष्ठ नियम अपना लिए हैं। गरीब बने रहने के श्रेष्ठ नियम, हाँ, बेस्ट। तो बेस्ट नियम। संक्षिप्त में अमीर बनने के नियम बताइए आप। देखिए जी। नहीं, देखिए क्या होता है, अमीरी तो हर आदमी के अंदर योग होता है। एवरीबॉडी इज बोर्न टू बी रिच, आई एम टेलिंग यू। सिर्फ उसने अपने अपने अंदर के अमीरी को दबा दिया है अपने बिलीफ सिस्टम से, लिमिटेशन से। अगर मैं एक नौकरी पेशा घर से निकला हूँ तो मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सबक दिया, बेटा अच्छी पढ़ाई कर, अच्छा नंबर ला, जॉब लेके सिक्योर हो जा बेटा। उसका बेटा वही करता है। और अच्छी पढ़ाई का मतलब ही अच्छी नौकरी एक्चुअल में। ठीक है। और आपने बनिए के बच्चों को देखा होगा, वो ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होते। उनके दिमाग में क्या होता है, नौकरी तो करनी है नहीं, गल्ला ट्रेडिंग करनी जी, गल्ला गल्ला। तो उनके दिमाग में, अच्छा ये लोग कौन सा बड़ा तकदीर लिखा के लाते हैं भैया कि ये लोग बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े पैसे वाले बन जाते हैं? क्योंकि इनके पास सोच है बिजनेस की, ट्रेडिंग की। इसलिए इनको नौकरी नहीं करने का शौक है, हमें नौकरी करने का शौक है। तो ये क्या है, ये हमारे सिर्फ बिलीफ सिस्टम्स हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। तो गरीब रहने के श्रेष्ठ नियम जो मैंने भी कभी अपनाए थे और मैं गरीब रह गया था, वो नियम क्या थे जो बड़े अच्छे लगते हैं? सोने के पिंजरे ही ये आध्यात्मिक हैजार्ड कहता हूँ, स्पिरिचुअल हैजार्ड्स। क्योंकि लोग है ना तारीफ करते हैं हमें, क्या हुआ शर्मा जी, क्या ऊंचे विचार है आपके। और वो ऊंचे विचार क्या थे मालूम है? क्या करना इतना पैसा कमा के, सब तो यही छोड़ जाना है। सिकंदर क्या लेके गया था भाई साहब, खाली हाथी तो गया था ना। संतोषम परमम धनम। भैया जितना दिया भगवान उसमें सुखी रहो, प्राप्त है वो जितनी पर्याप्त चादर है उतना ही पाँव पसारो। हाँ, जितनी चादर उतना ही पाँव पसारो। 6 फीट में पैदा हुए 6 फीट में मर जाओ, 600 फीट की मत करना। सोचना क्या? हाँ, सोचना नहीं। और पैसा क्या, पैसा आया नहीं कि दुख की जड़। और ये पैसे वाले कौन से सुखी, इनको रातों को नींद नहीं आती। अब मतलब आपके दिमाग, और पैसे वाले ये ऐसे थोड़ी बनते हैं, सब 2 नंबर का पैसा है जी, सब काले काम करने पड़े, काले काम करते हैं सब। और पैसा मेरे पास पैसा आएगा तो अहंकार आ जाएगा मेरे अंदर। और अजर करना चाकरी, पंछी करना काम, सबके दाता राम। तकदीर में लिखा होगा तो आ ही जाएगा, फिर तकदीर में होगा तो लिखा आ ही जाएगा। तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो वर्ड गरीबी का क्या मालूम है? कोई एक अच्छी महंगी कार देखी, महंगा घर देखा, आप सबसे पहला वर्ड क्या बोलते हैं? हम तो भैया महंगा सोचते हुए नहीं, आई कांट अफोर्ड ऑल दिस थिंग, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। चोचले है ये। हाँ, अमीरों को चौंसले जी सर। हम सही हैं अपनी में। हाँ, तो क्या होता है कि जो भी दुनिया में एक सर्टन आर्थिक स्थिति में रहते हैं ना, वो उनके पास सोच ही गरीबी की होती है, मैं यूँ कहता हूँ। समझे ना? तो जब तक आपके अंदर, देखिए आज ये मेरे सामने हमेशा क्वेश्चन था कि बनिया क्यों पैसे वाला बन जाता है यार। देखिए मेरे स्कूल में है ना 50 बच्चों में 35 बच्चे समझो मारवाड़ी लोग थे उस समय, बेंगलोर में पढ़ता था मैं। जी। तो 15 बच्चे कर्नाटक के थे, वो सब नौकरियों पे लग गए। और ये 35 जो बच्चे हैं ना, इनको मैं देखता हूँ टेक्सटाइल के बिजनेस, ज्वेलरी के बिजनेस ने, फलाना इंडस्ट्रियलिस्ट ने वो बन गए। और इन्होंने पढ़ाई भी नहीं की ढंग से, और पढ़ने में फिसड्डी थे सब, अच्छे नंबर तो कभी लाते ही नहीं थे ये लोग। और मैंने कहा इतने करोड़पति बन गए यार ये लोग, कुछ सालों के बाद मिला तो। बड़े बिजनेसमैन भी ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। पढ़े लिखे। अरे आज अगर देखिए एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड का जो स्टैटिक्स है वो क्या मालूम है? 96% ऑफ द वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट एंड टॉप सक्सेसफुल पीपल आर अंडर ग्रेजुएट्स। ग्रेजुएट भी नहीं कर पाए हो। एक्चुअल में बता रहा हूँ, क्यों मालूम है? पैसों का एजुकेशन के साथ ज़्यादा वो नहीं है कि भाई ठीक है, एजुकेशन का एक अपना रोल होता है कि डॉक्टर बन गए, इंजीनियर, तो पैसा कमाया। पर एक्चुअल में जो अमीरी शब्द है ना, जो मैक्सिमम अमीरी, वो हमारे माइंड का गेम है। मैं आज भी देखिए, मैं अभी भिलवाड़ा में RCM एक कंपनी के अंदर RCM, वहाँ से मैं नेटवर्क मार्केटिंग, उनको मैंने 50,000 लोगों को अभी सिखाया मैंने। जी। उनके मालिकों को मिला मैं, सब नॉर्मल एजुकेशन, बस कुछ ज़्यादा कोई इंटरेस्ट और दिमाग है उनके पास बिजनेस का। तो मतलब क्या होता है
कि मैंने एक बात क्या देखी, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये समृद्धि का सागर है, चारों तरफ समृद्धि बिखरी हुई है ब्रह्मांड। तो एक्चुअल में इस समृद्धि के सागर में बर्तन का साइज कौन लेके जाता है? हम लेके जाते हैं। हम चम्मच लेके जाएंगे ना तो चम्मच जितना मिलेगा, कटोरी लेके जाएंगे तो कटोरी जितना, बकेट लेके जाएंगे तो बकेट जितना। साइज कौन डिसाइड करता है? आप ही डिसाइड करते हो ना। विजन आपकी है, छोटी विजन है कि इतनी विजन है कि इतनी विजन है, कौन रोक रहा है भाई तुमको? मैंने एक ही बात जानी, एक ही शब्द मेरे कान में हमेशा गूंजता है, हु इज होल्डिंग यू? कौन रोक रहा है तुझे संसार में आगे बढ़ने से? तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है, स्वयं में कोई नहीं रोक रहा है। मेरी खुद की कमजोरियां, मेरी खुद के लिमिटेशंस, बिलीफ सिस्टम मुझे टांग अड़ा रहे हैं। तो एक्चुअल में यही चीज़ें मैंने अनुभव की लाइफ में कि कोई भी आदमी आज दुनिया में जितने बड़े अमीर बनते हैं ना, वो सिर्फ उनके पास सोच है बस, और कुछ नहीं है। सही बात। तो और हर फील्ड में पैसा है भाई, तुम किसी भी क्षेत्र में जाओ ना। लेकिन वही आपने बताया कि एक एक्सपर्टी, उस बस। विषय के आप विशेषज्ञ बनिए, उसमें काम करिए और लोगों को सेवाएं दीजिए तो आपको धन मिलेगा। और बड़ी सोच रखिए। मैं तो कहता हूँ लोग तुम्हें खोज रहे हैं। आज भी देखो ना, आज भी अगर आपके ऊपर कोई, मान लो कोई एक मुकदमे की प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम आ जाए, आप इमीडिएट आपका माइंड क्या सोचेगा, यार वकील किसको पकड़े, यार कौन अच्छा है यार। दोस्तों को भी पूछोगे, यार कोई टॉप अच्छा वकील बता यार जरा। नहीं, बेसिक बता रहे हैं ना सीधा, कि जो हम काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं यार बढ़िया एक कैमरामैन चाहिए, बढ़िया हाँ, वीडियो आपके एडिटर काम में चाहिए, हाँ। सबसे बेस्ट आप जो ऐसे मेरा बोलोगे ना, अच्छे से काम तो करते और अगर अच्छा है हाँ। तो उसका नाम टपक के आएगा नहीं ऑटोमेटिक। हाँ सही और बात। समझे ना। देखिए आज मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ ना, जी जी। वो फील्ड में कुछ भी दिखता नहीं है, और फिर भी दुनिया में मुझे उसको दे रहा हूँ। जरा सोचिए, प्रोफेशनली। बिल्कुल यानी कि है कुछ नहीं। ना रेकी दिखती है, हाथों से एनर्जी दिखती नहीं नहीं। है, न टेलीपैथी दिखती है, हाँ। न इंट्यूशन दिखता है, हाँ। न सबकॉन्शियस दिखता है, हाँ। न पास्ट लाइफ दिखती है, हाँ। न ऑरा दिखता है, हाँ। न चक्रा दिखता है, हाँ न कुंडलिनी ऊर्जा दिखती है। हाँ लेकिन फिर भी मैं लोगों को दे रहा हूँ। हाँ, है कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? क्यों? आई एम एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, देयरफॉर आई कैन एक्सप्लेन। सही बात है। तो मतलब क्या होता है, मैंने देखिए हर फील्ड के अंदर आप जाओगे ना, वहाँ पैसा ही पैसा है। मैं कहता हूँ आप बस उसमें दीवाने बनकर उसके पीछे लग जाओ। मैं बता रहा हूँ आपको इस तरह से। तो समृद्धि। तो शर्मा जी, ये हो गया कि आपने दैहिक तापों का शमन कैसे करें ये बता दिया, भौतिक तापों का शमन कैसे करें ये बता दिया, दैविक तो फिर प्रकृति का, जैसे आपने उसमें ये भी बता दिया, प्रकृति से प्रेम करेंगे, इन चीज़ों से प्रेम करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रकृति भी फिर हमें रिवर्ट वही देगी। तो जो हमारी दैविक ताप है वो भी शमन हो सकते हैं। ये सारे तरीके हैं। तो बहुत आज का सत्संग मुझे लगता है बड़ा अच्छा और बड़ा लंबा सत्संग हो गया, और लंबा लेकिन हो गया। प्रश्न हमारे पास एज इट इज रखे रह मेरे गए। पास अभी भी है। हाँ। मैं अभी भी, और जाते जाते मैं चाहूंगा, ये कुछ क्योंकि अवधि ज्यादा हो गई हाँ डॉक्टर जी, साहब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपसे मतलब चर्चा करना। नहीं, फिर आते रहेंगे, नहीं, लगातार हम आज करते का जो रहेंगे प्रसंग चल रहा है जी। उसको, उसके बगैर शायद कमी रह जाएगी। तो मैं चाहूंगा संक्षेप में उत्तर दे। जो एक मूल सवाल है, लगातार कर्म और मेहनत के बाद भी अगर सफलता ना मिले हमारे दर्शकों को, हाँ। आपका जीवन दर्शन क्या कहता है? अगर कोशिश करने के बाद भी कामयाबी ना मिले तो क्या करना चाहिए, संक्षेप में? देखिए क्या होता है कि डेफिनेटली हर आदमी अपने कई पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल है आज, ठीक है। और वो उतना ही लेकर आया है जितना वो उतनी ही विज़न पैदा करेगा और उतना ही काम करेगा जो उसका ब्लूप्रिंट लेकर आया है। पर आदमी के अंदर सबसे बड़ी क्षमता क्या मालूम है कि अगर उसको ये रिकॉग्निशन होती है कि मैं आज इतना ही काम कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी विज़न है, तो वो कल का परिणाम है, इसलिए आज उतना ही है, लिमिटेशन है, ठीक है। पर आदमी के पास ताकत क्या मालूम कि टुडे ही कैन बिकम अवेयर एंड ही कैन चेंज द इमीडिएट एक्शन, और वो नए एक्शन से फिर से नया भविष्य और नई एनर्जी डेवलप कर सकता है। तो मतलब इस कुदरत में एक टांग बंधी हुई है पूर्व जन्मों से, क्योंकि हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, हमें पता भी नहीं हम ऐसे क्यों है। सही बात है। और एक खुली हुई है टांग, वो कहता है आगे बढ़ना है क्या, तो अपने उन कमियों को पहचान और उसके अंदर उसको मारना शुरू कर, उसको पॉलिश कर, उसको चेंज कर। तो ए न्यू फ्यूचर नीड्स ए न्यू विजन, ए न्यू थॉट, ए न्यू इमोशन, ए न्यू बिहेवियर, ए न्यू, तो फिर उससे न्यू मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक है। सिंपल सा लॉ है। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, पुराने ब्लूप्रिंट में ही
अपने आप को कंफर्टेबल होकर चल रहे होते हैं हम। एक लाइन में कहे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए मैंने ये सारे यूनिवर्स के मैंने कहा ना खोज ही थी मेरी कि कौन रोक रहा है यार, किस हद तक जाएं। और लेकिन एक बात जरूर जानी मैंने कि आपको है ना दूसरों को देखना ही नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है, उससे प्रेरणा लेना तो अलग बात है। मैंने कहा मैं अगर एक चमेली का फूल हूँ तो मैं चमेली की सुगंध के लिए काम करूंगा, मैं क्यों फालतू मोगरे के चक्कर में रहूं भाई। क्या बात। मैं क्यों मोगरे को देखूं, बहुत मोगरा के बढ़िया। सुगंध कम दे रहा है कि ज़्यादा दे रहा है। सही बात। मैं तो आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो आज अगर देखिए मैं अगर आज रेकी में आया हूँ और मुझे कोई पूछे आप अंबानी क्यों नहीं बनते जी, फिर मान लो कल मुझे ऐसे कोई पूछ ले मैं बोलूँगा मुझे क्या करना है, मैं बन भी गया तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। मैं इतनी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लेके बैठ जाऊंगा, मैं करूँगा क्या भैया। मुझे लोगों को जगाने में जो मुझे अरबों रुपए मिलते हैं वो मुझे इंडस्ट्री लगा के नहीं मिलने वाले। तो आई हैव टू लिव इन ऑन माई ओन नेचर। तभी तो कृष्ण ने कहा ना स्वधर्म निधर्म श्रेय पर धर्म भयाव। अपने धर्म में जीना भाई, दूसरों के धर्म में दुख है। सही बात है। मिल गया उत्तर। क्या बात है, बहुत मिल गया सही। उत्तर। और आपने बिल्कुल सही कहा शर्मा जी कि जिसके लिए आप डिजाइंड है वो, क्योंकि ईश्वर ने सबको डिजाइन किया, सबको अपना स्वभाव दे के स्वभाव भेजा दिया है। है। कांटा चुभेगा ही, खुशबू नहीं देगा, देगा, बिल्कुल। और फूल आपको खुशबू ही देगा। देगा। और सबकी अपनी अपनी अलग अलग खुशबू है, अलग-अलग फूलों में भी सबकी प्रजाति है और उस प्रजाति के अनुरूप उसका स्वभाव है, उसकी खुशबू है। तो ईश्वर ने आपको कुछ ना कुछ दे के भेजा है। हाँ। हर किसी के पास एक गुण है, बस उसको पहचानना है आपको और उस पर एक्शन करेंगे, एक्ट करेंगे, सोचेंगे बड़ा, विजनरी रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप धनवान भी बन सकते हैं, सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, समृद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज तीनों चीज़ों को दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों तापों के शमन के आज मंत्र जो है वो एनके शर्मा जी ने बताए हैं। और निश्चित तौर पे जिस रेकी की बात की, जैसे इसको कई लोग कहते हैं शर्मा जी कि ये जापान से आई हुई विद्या है, लेकिन मैं कहता हूँ जो मेरा बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि जापान वापान से आई हुई विद्या नहीं है, हमारे सनातन में हमारे ऋषि मुनियों ने, और मुझे लगता है ऋग्वेद में इसका जिक्र है। अरे भाई ऋग्वेद अथर्ववेद में मंत्र है अयम में हस्त जो भेषजयम, कि भाई तेरे हाथ औषधियों से युक्त है, शुभ स्पर्श वाला है। ये मानव तू इन हाथों तो से यही तो स्पर्श रेकी है। करके दूसरों को नव जीवन प्रदान कर। तो ये तो वेदों में हजारों साल पहले लिख दिया गया है जी, भाई। तो ये हमारी विद्या है। हाँ, स्पर्श चिकित्सा नाम था इसका। जी, तो बहुत बहुत आभार आपका एनके शर्मा जी। आज इस सत्संग में हमने जो मानव जीवन की तीन जो ताप जो बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इनके शमन के उपाय जो है वो एनके शर्मा जी मैंने से इसलिए कहा था जी कि हर समस्या का समाधान है जी इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल। और आज का ये जो पॉडकास्ट अंत तक देख लेगा उसके अपने जीवन के सारे समस्याओं का समाधान उसको यहाँ मिल जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, कम से कम 10 लोगों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं बांटने से प्यार बढ़ता है। और आप जब कोई चीज़ बांटेंगे, उनको अगर इस सत्संग से लाभ होता है तो वो आपको दुआएं देंगे और इसका लाभ आपको मिलेगा। और कोई प्रश्न हो शर्मा जी से तो आप लिखें, हम अगले पॉडकास्ट में उन्हें बुलाकर, अगले सत्संग में बुलाकर उनको आपके प्रश्नों को पूछने की कोशिश करेंगे। और किसी को इस पॉडकास्ट में आप देखना चाहते तो हमें नाम सुझाए, ये भी कोशिश करेंगे कि हम उनको बुलाएं और उनके साथ सत्संग करें। यहाँ तक पॉडकास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।